डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2161 से 2170 तक। सैफ अली डार्क टावर को कामयाबी से तलब करने पर काफी पुरजोश था। उसने माजी में सिर्फ इस टावर के बारे में सुना था, उसने हकीकत में कभी उसे देखा या महसूस नहीं किया था। गार्ड्स डोमेन में डार्क सेड इंतहाई नायाब था, यहां तक कि ये नामुकम्मल लेजेंडरी अशिया से भी ज्यादा नायाब था। लिहाजा जब ब्राइटडान ने इस शय को जाहिर किया तो सैफ अली काफी हैरान हुआ था। डार्क टावर को तलब करने के लिए खिलाड़ियों को सबसे पहले डार्क सेड के जरिए तलब किए गए शैतान को शिकस्त देने की जरूरत थी। ताहम इस मखसूस शैतान को मारना कहने में जितना आसान था, करने में इतना ही मुश्किल था। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान खिलाड़ी अक्सर उन तलब करदा शयातीन को दबाने और शिकस्त देने के लिए एनपीसीज पर इन्हिसार करते थे। इस तरह की मदद के बगैर किसी को मारना इंतहाई मुश्किल था। अगरचे एनपीसीज की शमूलियत डार्क टावर डिजाइन के मिलने की शरह में मुदाखलत नहीं करती थी, लेकिन एनपीसीज इस तामीर को वजूद में रहने की इजाजत नहीं देते थे। वो डार्क टावर डिजाइन के जाहिर होते ही इसे जब्त कर लेते थे। खिलाड़ियों को इस शय पर हाथ डालने का मौका ही नहीं मिलता था। इस वजह से सैफ अली उन ताकतों की तादाद को एक हाथ पर गिन सकता था जिन्होंने कामयाबी से डार्क टावर को तलब किया था। मजीद बरा डार्क टावर पर मुश्तमिल किसी टावर शहर के अंदर बैरूनी लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ इत्तेहादी या मातहत गिल्ड्स को दाखिले की इजाजत दी जाती थी। सैफ अली अपने माजी में महज एक दोयम दर्जे के गिल्ड का गिल्ड लीडर रहा था। आला दर्जे की सुपर पावर्स का तो जिक्र ही किया, आम सुपर पावर्स तक पहुंचना भी नामुमकिन था। वो बस मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते थे। लिहाजा सैफ अली ने कभी तवक्को नहीं की थी कि वो अब डार्क टावर को तलब करेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम युआन ट्रे ने सैफ अली के पुरसुकून तासुरात देखकर इस नौजवान को याद दिलाया, इत्तेहादी सुपर पावर्स की 50,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज आधे घंटे से भी कम वक्त में पहुंच जाएगी। इसके नुक्ता नजर से ऐसा नहीं लगता था कि सैफ अली इस खतरे को समझ रहा है जिसमें वो इस वक्त घिरे हुए थे। डार्क टावर ताकतवर हो सकता है, लेकिन एक या दो दिफाई ढांचे इस दुश्मन को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे जिसका वो सामना करने वाले थे। वो सब यहाँ हैं। इस खबर पर सैफ अली की मुस्कुराहट मजीद रोशन हो गई। इस सूरत में आइए उनसे मिलने चलते हैं। उनसे मिले। युआन ट्रे हक्का बका रह गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? स्टोन फॉरेस्ट सिटी की हिमायत के बावजूद उन्हें रोकना मुश्किल होगा। अगर हम अपने इलाके का फायदा खो देते हैं तो हम कटने वाली मछली की तरह बेबस हो जाएंगे। उन्हें जितना कुछ हासिल करना है, इसे देखते हुए वो पीछे नहीं हटेंगे। सैफ अली ने हंसते हुए कहा, उन्हें कोशिश करने देते हैं। ये सैफ अली के वजूद ने ही युआन ट्रे को चकरा कर रख दिया था। वो ये नहीं बता सकता था कि ये तलवारबाज बेहद पुरएतिमाद था या महज बेवकूफ। जब सैफ अली ने युआन ट्रे की हिचकिचाहट को महसूस किया तो उसने तजवीज दी, ये ठीक है, मुझे अकेले जाने में कोई एतराज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सीक्रेट पवेलियन स्टोन फॉरेस्ट सिटी के शेयर होल्डर्स में से एक है। चूंकि अब जा रहे हैं गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, तो मैं कैसे खामोशी से खड़ा देख सकता हूं? इसके अलावा अगर सीक्रेट पवेलियन सामने आता है तो ये सुपर पावर्स खौफ की वजह से पीछे हट सकती हैं और कुछ भरम कायम रख सकती हैं। युआन ट्रे ने सैफ अली के साथ अपनी जान खतरे में डालने की तैयारी करते हुए सर हिलाकर कहा। उसका ख्याल नहीं था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स से मिलना मुकम्मल तौर पर बुरा ख्याल था। वो अभी तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनके पास हमला आवर सुपर पावर्स में से कुछ के साथ इत्तेहाद करने का मौका हो सकता था। ताहम अगर वो फौजों के पहुंचने और उनका इत्तेहाद मजबूत होने तक इंतजार करते तो सीक्रेट पवेलियन और जीरो विंग शहर पर कब्जा बरकरार रखने की कोई भी उम्मीद खो देते। जिसके बाद सैफ अली और युआन ट्रे स्टोन फॉरेस्ट सिटी से निकले और मुख्तलिफ सुपर पावर्स की फौजों की तरफ चल पड़े जो अभी उन डेड फॉरेस्ट में दाखिल हुई थीं। उस वक्त ये दोनों अफराद वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में काफी मशहूर थे। यहां तक कि अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अराकीन जीरो विंग से वाकिफ नहीं थे, तब भी उन्होंने ब्लैक फुलियम के बारे में सुन रखा था। वो यहां क्यों है?
बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बात चीत करने आए हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। आखिरकार हमारे पास 50,000 आला दर्जे के माहिरीन मौजूद हैं। हाल ही में तरक्की पाने वाला एक गिल्ड सिटी हमें कैसे रोक सकता है? मुख्तलिफ सुपर पावर्स की अफवाज सैफ अली और युआन ट्रें को करीब आते देखकर हैरान रह गईं और आपस में इस मामले पर बातचीत करने लगीं। ब्लैक फुलियम क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो वाकई अब बातचीत करना चाहता है? अल्यूजरी वर्ल्ड्स उन दो मशहूर खिलाड़ियों को दरख्तों के दरमियान से निकलते देखकर हैरान रह गए। अगर वो बातचीत करना चाहते थे तो उन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर्स की फौजों के जमा होने से पहले ऐसा करना चाहिए था। अब जबकि इन सुपर पावर्स ने अपनी अफवाज को मिला लिया था, उनमें से किसी को भी वफादारी तब्दील करने पर राजी करना अमली तौर पर नामुमकिन होगा। आखिरकार अब पहल उनके हाथ में थी। क्या तुम्हें वाकई ये पूछने की जरूरत है? क्रिम्सन गेट ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। इसे अंदाजा हो गया होगा कि ये फौज कितनी खौफनाक है और इसे एहसास हो गया होगा कि वो हमें रोकने के लिए इतना मजबूत नहीं है। वो शायद यहाँ 3 या 4 सुपर पावर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने आया है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो शायद स्टोन फॉरेस्ट सिटी के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने के काबिल हो जाए। वहां मौजूद हर सुपर पावर की यही सोच थी। वो कोई और वजह नहीं सोच सकते थे कि सैफ अली इतना खतरनाक कदम क्यों उठाएगा। अगर वो सैफ अली को यहां मार देते तो वो मजमूई तौर पर जीरो विंग को एक शदीद जहनी धचका पहुंचाते। ऐसा करने से उनके अराकीन के हौसले भी बढ़ेंगे, जिससे स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। तुम यहां क्यों आए हो, ब्लैक फुलियम? अगर तुम यहां बातचीत करने आए हो तो मैं तुम्हें वापस मुड़ जाने का मशवरा दूंगा। यकीनन अगर तुम फरमाबरदारी से स्टोन फॉरेस्ट सिटी हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें बहिफाजत जाने देंगे। आखिरकार हमें सिर्फ शहर चाहिए, तुम्हारी काबिले रहम जाने नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी दे दो और हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने चंचल और पुरएतिमाद रवैयों के साथ सैफ अली और युआन ट्रें का मजाक उड़ाया। फितरी तौर पर यह ख्याल कि अगर सैफ अली ने शहर उनके हवाले कर दिया तो वो जीरो विंग के अराकीन को फरार होने देंगे, एक मजाक के सिवा कुछ नहीं था। गार्ड्स डोमेन के हर खिलाड़ी ने पहले ही जीरो विंग की इश्तियाल अंगेजी के बारे में सुन रखा था। अगर वो इस गुस्ताख गिल्ड को इबरत का निशान न बनाते तो वो अपनी साख की हिफाजत कैसे कर सकते थे? स्टोन फॉरेस्ट सिटी हवाले कर दूं? सैफ अली हंसे बगैर न रह सका। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही खुद फरेब नहीं हो? सैफ अली का तबसरा सुनकर हर खिलाड़ी खामोश हो गया। यहां तक कि युआन ट्रें भी इस तलवारबाज को घूरने लगा और हक्का बका रह गया, क्योंकि उसे अपनी परेशानी उरूज पर महसूस हो रही थी। क्या वो यहाँ इत्तेहाद पर बातचीत करने नहीं आए थे? ये क्या हो रहा था? वो यहां तक सोचने लगा कि क्या सैफ अली उनकी मौजूदा मुश्किल को समझ भी रहा था। वो 50,000 खिलाड़ियों की फौज के सामने खड़े थे, जिनमें से सभी माहिरीन के भी माहिर थे। अगर वो मिलकर काम करते तो एक इफरीत की सतह के माहिर को मारना बच्चों का खेल होता। इन माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनने से ही युआन ट्रें के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये तसव्वुर करने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी तो क्या होगा। अल्यूजरी वर्ल्ड्स, जो मुश्तरका फौज के दरमियान खड़ी थी, वो भी इतनी ही हैरान थी। उसने पहले भी बहुत से बहादुर लोगों को देखा था, लेकिन यह पहला मौका था जब इसका सामना सैफ अली जैसे निडर शख्स से हुआ था। उसने अभी एक सादा से तबसरे से 12 सुपर पावर्स को खुले आम मुश्तइल किया था। अब सिर्फ मौत ही उसकी मुंतजर थी। क्या ये आदमी बेवकूफ है? क्या उसे वाकई यकीन है कि वो नाकाबिले शिकस्त है? उसने सिर्फ स्टारलिंक को शिकस्त दी है। बेहतर होगा कि जंग के बाकायदा शुरू होने के बाद वो भागे नहीं। जैसे जैसे सुपर पावर्स का गुस्सा बढ़ता गया, सैफ अली ने अपनी चुटकी बजाई। इसके जवाब में स्टोन फॉरेस्ट टाउन के डार्क टावर ने अपनी तारीक तवानाई का इस्तेमाल करते हुए एक वसी डार्कनेस डोमेन को जाहिर किया, जिसने इन डेड फॉरेस्ट को अपनी लपेट में ले लिया। डोमेन के अंदर मौजूद तमाम खिलाड़ियों, दोस्त और दुश्मन दोनों, ने अपने जिस्मों पर एक बेपनाह बोझ महसूस किया, जिससे उनकी जंगी ताकत आधे से ज्यादा खत्म हो गई। चैप्टर 2162 चींटियों से मुख्तलिफ नहीं। इन डेड फॉरेस्ट में अचानक दबाव फैलने से हर कोई घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मेरी खुसूसियात क्यों कम हो गई है? हरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसने क्या किया? इस तब्दीली को महसूस करने के बाद हर किसी ने खौफ और उलझन के आलम में सैफ अली पर तवज्जो मरकूज कर दी।
एक बेवकूफ को भी एहसास हो जाता कि इसका जिम्मेदार सैफ अली है, लेकिन 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी जमा थे जिन्होंने आसानी से कई हजार गज के रकबे पर कब्जा कर रखा था। यहां तक कि एक ट्रफोर का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला जादू भी इतने बड़े इलाके का अहाता नहीं कर सकता था। ताहम न सिर्फ उनके गिर्द तारीक गैस की एक हल्की सी तह जमा हो गई, बल्कि इसने पूरे इंडेड फॉरेस्ट को भी ढांप लिया। आम डोमेन स्किल्स खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात को सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक कम करती थी, लेकिन इस डोमेन का दबाव इंतहाई शदीद था। उनकी हरकत इतनी सुस्त हो गई थी कि वो ट्रवन की निस्बत भी कम मुतहर्रिक हो गए थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने इसके जिम्मेदार शख्स को संजीदा तासुरात के साथ देखा। अगर सिर्फ उनकी बुनियादी खुसूसियात को दबाया गया होता तो वो शायद इसके मुताबिक ढल जाते। ताहम अगर इस डोमेन ने उनकी जिस्मानी साख्त को भी दबा दिया था तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। माहिरीन अपने तेज रद्द अमल और गैर मामूली फहम की वजह से इतने ताकतवर थे, जिसने उन्हें आम खिलाड़ियों की निस्बत अपने वर्चुअल जिस्मों पर कहीं ज्यादा कंट्रोल दिया था। ताहम अब जबकि उनके जिस्म अपनी असल फानी हालत में वापस आ गए थे, वो अपने फवाइद खो चुके थे। दूसरे लफ्जों में, इस डोमेन के अंदर वो सिर्फ आम खिलाड़ियों जितने ही मजबूत थे। ये सलाहियत इतनी ही मुअस्सर है जितना कि अफवाहों में बताया गया था। जब सैफ अली ने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया तो वो अफसोसनाक आह भरे बगैर न रह सका। एक जदीद तामीर के तौर पर डार्क टावर में 2 सलाहियतें थीं। इन सलाहियतों में से एक डार्कनेस डोमेन थी। डार्कनेस डोमेन दोस्त और दुश्मन के दरमियान फर्क नहीं करती थी और 1 लाख गज के दायरे पर मुहित अपनी हद के अंदर हर मखलूक को मुतासिर करती थी। पुरतशद्दुद तारीक तवानाई ने डोमेन को भर दिया। ये तारीक तवानाई न सिर्फ मखलूकात की बुनियादी खुसूसियात को मुतासिर करेगी, बल्कि ये उनके रद्द अमल की रफ्तार, असाबी रद्द अमल के औकात और हवस खमसा पर भी असरअंदाज होगी। इस तारीक तवानाई में गर्क होने के दौरान माहिर खिलाड़ी आम खिलाड़ियों पर अपने तमाम फवाइद खो देंगे। ये सजाए मौत की तरह ही मुअस्सर था। यही वजह थी कि माजी में खिलाड़ियों ने डार्क टावर को मौत का टावर करार दिया था। युआन तुजै की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो हमला आवर सुपर पावर्स के अराकीन से भी ज्यादा हैरान था। वो इस तमाम अरसे में सैफ अली के साथ रहा था, इसलिए वो बखूबी समझ गया था कि इस शख्स ने किया है। ये कैसी तामीर है? ये इतनी ताकतवर कैसे है? युआन तुजै मुड़े बगैर न रह सका और उसकी नजरें दूर डार्क टावर पर जिम गईं। अगरचे इसने तस्लीम कर लिया था कि डार्क टावर गैर मामूली था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि यह वाकई कितना खौफनाक हो सकता है। डार्क टावर दर हकीकत माहिर और आम खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले की फिजा को बराबर कर सकता था। आम खिलाड़ियों को शायद अंदाजा ना हो कि यह कितना हैरत अंगेज था, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए यह तबाहकुन था। सुपर पावर्स की अजीम ताकत की एक बड़ी वजह उनके माहिरीन की तादाद और मेयार था, जो आम खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा था। अगर कोई माहिरीन को इस मसावात से निकाल दे तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने आम हम मनसबों की निस्बत महज ज्यादा अमीर और बड़ी थीं। डार्क टावर की सलाहियत एक आम ताकत को भी सुपर पावर का मुकाबला करने की इजाजत देगी। अगरचे सुपर पावर्स के पास आम ताकतों की निस्बत ज्यादा अराकीन थे, लेकिन उन्हें कहीं ज्यादा इलाके का इंतजाम करना पड़ता था और उसके नतीजे में वो अपने जेर कंट्रोल हर इलाके में सिर्फ महदूद तादाद में खिलाड़ियों को तैनात कर सकते थे। ये हकीकत भी थी कि हर मकाम पर महदूद वसाइल थे, यहाँ तक कि अगर कोई सुपर पावर चाहती भी तो वो अपने तमाम अराकीन को एक ही मकाम पर भेजने की इस्तेताअत नहीं रखती थी। ऐसा करने से उनकी तरक्की पर मनफी असर पड़ेगा। इस वजह से जब तादाद की बात आती है तो सुपर पावर्स और आम ताकतों के दरमियान वाकई कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। क्या तुम अब भी जारी रखना चाहते हो? सैफ अली ने पूछा और बेनियाजी से अपने सामने मौजूद खिलाड़ियों पर ना खुशी और ना ही दुख के साथ नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे ये माहिर फौज सड़क किनारे उगी घास से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो किसी रद्द अमल के मुस्तहिक नहीं थे। डार्क टावर के सामने ट्र3 और इससे नीचे के माहिरीन बराबर थे। ये टावर ट्र4 के माहिरीन को भी बुरी तरह दबा देगा, जिससे उनके और आम खिलाड़ियों के दरमियान फर्क नुमायां तौर पर कम हो जाएगा। यही वजह थी कि डार्क टावर सिर्फ पैक कंस्ट्रक्शंस के बाद दूसरे नंबर पर था। अगर ये टावर दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकता तो ये एक पैक कंस्ट्रक्शन के तौर पर अहल हो जाता। मजीद बरा, ये गेम के ताकतवर तरीन दिफाई ढांचों में से एक होता। जैसे ही सैफ अली की नजर इनमें से हर एक पर पड़ी, सुपर पावर्स के अराकीन पर खौफतारी होने लगा।
50,000 माहिर खिलाड़ियों को आम फानी इंसानों में तब्दील करने की सलाहियत के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। ताहम मुख्तलिफ आला ओहदेदार सूरत हाल को संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़े। क्या तुम्हें लगता है कि हमने सिर्फ अपने माहिर खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने का मंसूबा बनाया था, ब्लैक फुलियम? ये बिल्कुल दुरुस्त है। तुमने शायद हमारे माहिरीन को दबा दिया हो, लेकिन हमारे पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी का मुहासरा करने के लिए खिलाड़ियों से बढ़कर भी बहुत कुछ है। अगर स्टारलिंक 3 मीथक रॉकेट्सों और एक डार्क साइड का इस्तेमाल कर सकता था, तो उनके मयार की सुपर पावर्स इससे कम कुछ करने के काबिल क्यों नहीं होंगी? यहां तक कि अगर उनके माहिर खिलाड़ी अपनी ताकत खो चुके थे, तब भी उनके गिल्ड्स मिलकर काम करते हुए एक खौफनाक हमला कर सकते थे। ताहम ये धमकियां खोखली थीं। हकीकत में वो शहर पर हमला करने का कोई भी इरादा खो चुके थे। यहां तक कि अगर वो स्टोन फॉरेस्ट टाउन पर हमला करने के लिए अपने हथियारों में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करते, तब भी उन्हें अपने माहिरीन पर इन्हिसार करने की सलाहियत के बगैर शहर पर कब्जा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। इनमें से कोई भी इस नतीजे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अल्यूजरी वर्ड्स ने सैफ अली के पुरसुकून तासुरात पर तलखी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि गॉड्स डोमेन में एक और सुपर पावर के उभरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये तस्लीम करते हुए कि उनमें से किसी भी सुपर पावर की कार्रवाई करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये वाज़ेह था कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करना अब मुमकिन नहीं रहा था। वो महज अपनी बच्ची खिंची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे और धमकियों के जरिए जीरो विंग से थोड़ा सा मुनाफा हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। अब जबकि जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा बरकरार रखेगा, तो उसका बहुत जल्द एक सुपर पावर बनना यकीनी था। क्रिम्सन एम्परर ने एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड बनने के लिए कई दहाइयों तक जिदोजहद की थी। ताहम जीरो विंग सिर्फ चंद महीनों के बाद ही एक बनने के दहाने पर था, और ये कामयाबी खालिसतना सैफ अली की वजह से थी। ये सोचना कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन में ऐसी सलाहियत है, ये कोई हैरत की बात नहीं कि इसने हम तक पहुंचने की हिम्मत की। यहां तक कि क्रिम्सन गेट ने भी सैफ अली को हसद और तारीफ की निगाह से देखा। वो अल्यूजरी वर्ड्स की तरदीद करने की कोई भी ख्वाहिश खो चुका था। आखिरकार उसने सिर्फ सच ही कहा था। एक सुपर पावर बनने की शराइत इतनी सख्त नहीं थी जितनी कि एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए दरकार थी। जब तक किसी सुपर पावर के पास काफी माली ताकत और माहिरीन मौजूद थे, वो एक सुपर पावर के तौर पर उभर सकती थी। जहां तक एक मुकम्मल विरासत का ताल्लुक है, वो ज्यादा अहम नहीं थी। अब जब तक जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फवाइद का एक हिस्सा पेश करता, मुख्तलिफ सुपर पावर्स पीछे हट जाती और गिल्ड शहर के हिस्से को बरकरार रखता। फितरी तौर पर शहर अपने पेश करदा फवाइद के साथ हैरान कुन मुनाफा कमाएगा, और जीरो विंग की जानिब से जाहिर की गई ताकत और सलाहियत की बुनियाद पर यह गिल्ड में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखने वाली बहुत सी ताकतवर कारपोरेशंस को रागिब करेगा। जीरो विंग एक सुपर पावर बनने के लिए मालियाती जरूरत को आसानी से पूरा कर लेगा। यकीनन ये पैसे से काफी माहिरीन को इकट्ठा कर सकता था। ताहम जैसे ही क्रिम्सन गेट खामोश हुआ, सैफ अली ने एक बार फिर महाज संभाल लिया। चूंकि तुम अब भी जाने से इनकार कर रहे हो, तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह सकते हो, सैफ अली ने 7 लो मनी रेज क्रिस्टल को जाहिर करते हुए कहा, और डार्क टावर की दूसरी सलाहियत को फाल कर दिया। डेमन गार्ड्स फैंटम 7 लो मनी रेज क्रिस्टल फौरन खाक में बदल गया और सैफ अली के कदमों के नीचे एक बहुत बड़ा जादुई दायरा बन गया। इस दायरे ने तारीक तवानाई का एक ना खत्म होने वाला धारा छोड़ा, जिसने सैफ अली को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ ही देर बाद काले धुएं से एक 10 मीटर लंबा देव नमूदार हुआ। उसने गहरी काली जरा बख्तर पहन रखी थी और देव के हेलमेट के खला से 2 बर्फीली नीलील टमटमा रही थीं। देव के खौफनाक हाले ने अपने इर्द गिर्द को मौत और सर्दी में गर्क कर दिया। चैप्टर 2163 कदीम खुदा का नुज़ूल। अगरचे वो डेमन गार्ड जिसमें सैफ अली तब्दील हुआ था वो सिर्फ 10 मीटर लंबा था, जो कि ग्रैंड लॉर्ड और मीथक दर्जे के राकेशों के साइज से बहुत कम था, लेकिन इसकी नई शक्ल देखकर सबकी सांसें रुक गईं। सैफ अली से खारिज होने वाला हाला बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर एक आम मीथक राकुशस का हाला समंदर का पानी था, तो सैफ अली का हाला फौलाद था। सुपर पावर्स की फौज के ज्यादातर माहिरीन इस वक्त हरकत भी नहीं कर सके जब सैफ अली का हाला उन पर छा गया। उनके लिए वो तलवारबाज एक कदीम खुदा की तरह महसूस हो रहा था जिसने अभी फानी दुनिया में कदम रखा हो। वो खौफजदा और हैरत ज़दा थे। इनमें से किसी ने भी इस शख्स की मुज़ाहमत करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ये कैसे मुमकिन है?
जैसे ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने सैफ अली की नई शक्ल को देखा, जो एक कदीम खुदा के अवतार की तरह उभरा था, तो उन्होंने सिर्फ बेमिसाल दबाव ही महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ रेटिंग्स को भी दबा हुआ महसूस किया। यहां तक कि इरकाका स्पेसीज दर्जे के राकुशस भी इतना शदीद दबाव खारिज नहीं करते थे। इन आला ओहदेदारों को ऐसा लगा जैसे उनके सामने मौजूद शख्स कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सच्चा खुदा है। उसने आखिर कितने पते छुपा रखे हैं। युआन त्जे सैफ अली की नई शक्ल देखकर पूरी तरह हक्का बका रह गया। एक लम्हे के लिए वो ये भी सोचने लगा कि क्या वो कोई ख्वाब देख रहा है। अगरचे सैफ अली ने जो डार्कनेस डोमेन फाल किया था वो खौफनाक था, लेकिन इस सलाहियत के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था। सब कुछ कहने और करने के बाद गॉड्स डोमेन में, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता था। मिसाल के तौर पर ग्रेट डेमन मौलिफनस को ही ले लें। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ग्रेट डेमन की मौजूदगी की वजह से उनडेड फॉरेस्ट में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं की थी, फिर भी डार्कनेस डोमेन के जरिए निगल लिए जाने के बावजूद वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी का हिस्सा लेने पर बजिद रहे थे। ताहम अब जबकि सैफ अली एक ट्रफॉर हस्ती में तब्दील हो चुका था, वो उन सुपर पावर्स के लिए ग्रेट डेमन मौलिफनस से भी बड़ा खतरा बन गया था। गेम के इस मरहले तक माहिर खिलाड़ियों को एहसास हो चुका था कि ट्र सिस्टम कितना खौफनाक है। एक ही सतह पर होने के बावजूद एक ट्र के फर्क के नतीजे में जंगी ताकत में बड़े पैमाने पर इजाफा होता था। दो ट्र के फर्क का तो जिक्र ही किया, अब उनकी जंगी ताकतों के दरमियान फर्क जमीन और आसमान के फर्क जैसा था। मजीद बरा, एक माहिर खिलाड़ी अपने ट्रू जिस्म से जितना ज्यादा वाकिफ होता था, वो ट्रस की ताकत को इतनी ही गहराई से समझता था। ये अब बुनियादी खुसूसियात का मामला नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफे का था। यहां तक कि अगर दो खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात और जंगी मेयार यकसा हों, तब भी एक ट्र2 खिलाड़ी आसानी से ट्र1 खिलाड़ी को शिकस्त दे सकता था। फितरी तौर पर ट्र जितना ऊंचा होगा, ट्र का जिस्मानी इजाफा इतना ही ज्यादा होगा। उस वक्त सैफ अली एक हकीकी ट्र4 खिलाड़ी था। इसकी जिस्मानी साख्त एक नाकाबिले तसव्वुर सतह तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि अगर उसकी बुनियादी खुसूसियात उन बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा न भी होती, तब भी वो मुमकिना तौर पर एक डोमेन रिंग के माहिर को ऐसे मार सकता था जैसे वो बेबस भेड़ों को ज़बह कर रहा हो। मजीद बरा, सैफ अली के पास ट्र4 खिलाड़ी की बुनियादी खुसूसियात थी। आम खिलाड़ियों के लिए सैफ अली की तब्दीली शायद कोई बड़ी बात ना लगे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब तक कई ट्र4 मीथक राकेशों को मार चुकी थीं। एक ट्र4 खिलाड़ी को मारना कितना मुश्किल होगा। ताहम इन सुपर पावर्स के अराकीन बेहतर जानते थे, एक ट्र4 खिलाड़ी के मुकाबले में एक मीथक राकुशस तो कुछ भी नहीं था। राकेशों के बरक्स खिलाड़ी अपनी ताकत की पूरी सलाहियत का इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ खिलाड़ी जंग में अपनी हुदूद को भी पार कर सकते थे। खिलाड़ियों के पास बड़ी तादाद में स्किल्स भी मौजूद थीं, और सबसे अहम बात यह कि वो जानते थे कि दूसरे खिलाड़ियों से कैसे लड़ना है। वो अपने मुखालफीन को तैयारी का वक्त नहीं देंगे और मौका मिलते ही हमलों को नाकाम बना देंगे। फॉर जीरो विंग के पास ऐसी बुनियाद कैसे है? क्रिम्सन गेट की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब इसने दौर से सैफ अली को घूरा। एक ट्र के फर्क के नतीजे में जंगी ताकत में इतना बड़ा खला पैदा होता था। अब जबकि सैफ अली को दो ट्रस का फायदा हासिल था, वो बुनियादी तौर पर नाकाबिले शिकस्त था। वो ट्र2 के खिलाड़ियों को इतनी ही आसानी से मार सकता था जितना कि चींटियों को कुचलना। तुम इस बार जीत गए ब्लैक फुलियम, हम पीछे हट जाएंगे। सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को सैफ अली की तब्दीली देखने के बाद एहसास हो गया कि उन्हें स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने की कोई उम्मीद नहीं है। पीछे हटना ही उनके पास वाहिद ऑप्शन बचा था। मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया, फिर भी तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? सैफ अली ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, और उसका देवहकल जिस्म फौरन 30 गज दूर नमूदार हुआ। फिर वो मुश्तरका फौज की तरफ लपका। अपनी किस्मत को मत आजमाओ ब्लैक फुलियम। अगरचे हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्र4 के मीथक जंगजुओं को भेजने के भी अहल हैं। अगर हम स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करने पर तवज्जो मरकूज करते हैं, तो हम में से किसी को फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मजीद बरा, क्या तुम वाकई हमारे गिल्ड्स को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? सैफ अली की खून की प्यास ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को मुश्तइल कर दिया। वो गार्ड्स डोमेन में हाकिम थे। अगरचे सैफ अली की ट्र4 जंगी ताकत खौफनाक थी, लेकिन यह सिर्फ वक्त की बात थी कि वो अपने ट्र4 खिलाड़ी हासिल कर ले।
सैफ अली सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही अपना गुरूर बरकरार रख सकता था। वो पीछे हटने की अपनी रजामंदी के साथ पहले ही जीरो विंग के लिए बहुत ज्यादा एहतराम का इजहार कर रहे थे। फिर भी सैफ अली को तमीज नहीं थी और वो उन्हें मारना चाहता था। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? सैफ अली ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए तंजिया अंदाज में कहा। अगर उसने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के लिए डार्क टावर हासिल न किया होता तो वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के गजब से डरता। ये सच था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये सुपर पावर्स मजीद खजाने तलाश करेंगी और मजबूत होती जाएंगी। ताहम डार्क टावर के तहफ्फुज के साथ खिलाड़ियों के लेवल 100 तक पहुंचने से पहले कोई भी ताकत सैफ अली के शहर को खतरा नहीं पहुंचा सकती थी और गार्ड्स डोमेन के नायाब वसाइल महदूद थे। इन वसाइल के लिए मुकाबला सिर्फ और ज्यादा शदीद होता जाएगा। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि जीरो विंग को उन सुपर पावर्स का सामना करना पड़े। चूंकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जल्द अबदेर उसके गिल्ड की दुश्मन बन जाएंगी, इसलिए वो अभी उनके कुछ अराकीन को मार सकता है जिससे इसके दुश्मन कमजोर और इसका गिल्ड मजबूत होगा। ब्लैक फुलियम, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने फौरन अपने मुताल्लिका गिल्ड की मेहनत का फल निकाला और एक के बाद दीगरे मीथक जंगजुओं को जाहिर किया। ये टिफ और मीथक जंगजू आतो तलब की गई मखलूकात थीं या काम्बिक पपेट्स जैसे आलात की शक्ल में आए थे। लम्हों में 15 मीथक जंगजू मान जंग में शामिल हो चुके थे। इस शिद्दत की ताकत किसी भी सुपर पावर को डराने के लिए काफी होगी। कोई भी शख्स उनमें से सिर्फ 5 या 6 मीथक जंगजुओं के साथ आसानी से एक गिल्ड टाउन पर कब्जा कर सकता था। फिर भी अब इन सुपर पावर्स ने मिलकर उन 15 की फौज इकट्ठी कर ली थी। यहां तक कि किसी सुपर पावर के परवान चढ़ाए गए बेसिक सिटी को तबाह करना भी ऐसी ताकत के साथ कोई बड़ा मसला नहीं होगा। 15 मीथक जंगजुओं में से 6 सैफ अली को घेरने के लिए आगे बढ़े, जबकि बाकी 9 ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तरफ धावा बोल दिया। शहर में मौजूद जीरो विंग और सीक्रेट पवेलियन के अराकीन उन हस्तियों को अपनी तरफ भागते देखकर पीले पड़ गए। 3 मीथक राकुशस स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफाई जादुई दायरे को हिलाने के लिए काफी थे, लेकिन अब इसी तरह की जंगी ताकत वाली 9 मखलूकात उनकी तरफ बढ़ रही थी। ब्लैक फुलियम, तुम अपनी बेवकूफी की कीमत चुकाओगे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने मीथक राकेशों को पूरी रफ्तार से स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करने के लिए कंट्रोल किया। क्या तुम्हें इस बात का इतना ही यकीन है? सैफ अली ने उन 9 मीथक जंगजुओं के आजादाना तौर पर हमला करने के लिए अलग होने से पहले उन पर अपनी तलवार लहराते हुए पूछा। शेडो ब्लेड, 9 सायादार ब्लेड मीथक जंगजुओं से टकराए और उन्हें आसानी से काटते हुए गुजर गए, इससे पहले कि वो हस्तियां हुआ में उड़तीं और कुछ फासले पर जमीन पर जा गिरती। ये कैसे मुमकिन है? सुपर पावर्स के अराकीन हैरत से मुंह खोले रह गए। वो मीथक जंगजू थे जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, और सैफ अली ने उनमें से 9 को इतनी आसानी से शिकस्त दे दी थी। इसके बावजूद कि वो कितना ही चाहते थे कि ये मंजर एक वहम हो, उनके पास अपने सामने मौजूद हकीकत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के खिलाफ खतरे को हल करने के बाद सैफ अली मुड़ा और बाकी 6 मीथक जंगजुओं पर अपनी तलवार लहराई। सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन। इस बार 6 में से 2 मीथक जंगजू जिन्हें फेंका गया था शदीद जख्मी हुए और उनकी जंगी ताकतें गिर गईं। अगरचे ये टकराव मुख्तसर था, लेकिन हर कोई समझ गया था कि 15 मीथक जंगजू सैफ अली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो इस तलवारबाज को भी पार नहीं कर सकते थे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी को तबाह करना तो दूर की बात है। उन्होंने सैफ अली की जंगी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया था। चैप्टर 2166 शैतान। सैफ अली को 15 मीथक जंगजुओं के साथ बच्चों की तरह खेलते देखकर हर खिलाड़ी सदमे और खौफ में मुब्तला हो गया। अगरचे वो जानते थे कि एक ट्रिफॉर खिलाड़ी मीथक राकुशस से ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन उन्हें तवक्को नहीं थी कि सैफ अली इतना मजबूत होगा। मंतिकी तौर पर एक ट्रिफॉर खिलाड़ी की जंगी ताकत मीथक राकुशस से सिर्फ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। एक बार जब वो ट्रिफॉर के मेयार पर पहुंच जाते तो राकेशों की जंगी ताकत एक नई सतह पर पहुंच जाती थी। राकेशों की कुदरती खुसूसियत के फायदे को शामिल करते हुए इसी सतह के ट्रिफॉर खिलाड़ियों को एक ही वक्त में 3 या 4 मीथक राकेशों का सामना करने में मुश्किल पेश आनी चाहिए। ताहम सैफ अली ने 15 मीथक जंगजुओं को न होने के बराबर कोशिश के साथ दबा दिया था। ये महज नाकाबिले यकीन था। यकीनन सैफ अली खास तौर पर हैरान नहीं था। डेमन गार्ड्स फैंटम को फाल करने पर एक 7 लोमनी रेज क्रिस्टल खर्च होता था। मजीद बरा
इसका इस्तेमाल कुनिंदा इस स्कल को दिन में सिर्फ एक बार फाल कर सकता था और ये सिर्फ 4 मुख्तसर घंटों तक जारी रहती थी। इस दौरान ये स्कल हदफ खिलाड़ी को जबरदस्ती 2 ट्रस तक बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा ट्रफॉर पैक रैंक तक ले जाती थी। ये स्कल खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को भी ज्यादा से ज्यादा एंशंट फीनर तक अपग्रेड करती थी। सैफ अली के नॉर्मल टर और लाइफ रेटिंग की वजह से डेमन गार्ड्स फैंटम उसे सिर्फ ट्रफॉर अपर रैंक तक बढ़ा सकता था, जो कि अभी भी स्कल की ज्यादा से ज्यादा हद से बहुत दूर था। आमतौर पर सिर्फ ट3 के खिलाड़ी ही इस स्कल की पूरी सलाहियत का मुजाहिरा कर सकते थे। इसके बावजूद एक ट्रफॉर अपर रैंक खिलाड़ी की जंगी ताकत 15 मीथक जंगजुओं को खत्म करने के लिए काफी से ज्यादा थी। गार्ड्स डोमेन को लॉन्च हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था और खिलाड़ी अभी तक ट3 तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस टर और इससे आगे क्या होता। गार्ड्स डोमेन के लॉन्च होने की एक दहाई बाद भी ट4 के खिलाड़ियों को आला तरीन माहिरीन समझा जाता था। आम दोएम दर्जे के गिल्ड्स की सफों में कोई ट4 खिलाड़ी भी नहीं होता था और फर्स्ट रेट गिल्ड्स में ट4 के खिलाड़ी आला ओहदेदार होते थे, जिन्हें गिल्ड के गैर जानिबदार कस्बों की हिफाजत का काम सौंपा जाता था। एक बार जब खिलाड़ी ट4 तक पहुंच जाते तो उनकी जंगी ताकत हर छोटी हद को उबूर करने के साथ एक मियारी तब्दीली से गुजरती थी। ये आम रॉकेट्सों और एंशंट फील्ड्स के दरमियान फर्क जैसा था। अगरचे इन सुपर पावर्स ने काफी तादाद में ट4 जंगजुओं को तलब किया था, लेकिन वो 15 के 15 लोअर रैंक पर थे। वो ट4 इंटरमीडिएट रैंक के भी नहीं थे। वो एक ट4 अपर रैंक खिलाड़ी को कैसे शिकस्त दे सकते थे? खालसतना जंगी ताकत का मवाजना किया जाए तो सैफ अली मुअल्लिफनस से सिर्फ थोड़ा सा कमजोर था जब ग्रेट डेमन अपने उरूज पर था। लिहाजा इस हालत में सैफ अली के लिए 15 ट4 लोअर रैंक जंगजुओं को मारना कोई मसला नहीं था। स्कल के महदूद दौरानिये की वजह से सैफ अली का इस लड़ाई को तूल देने का कोई इरादा नहीं था। उसने फौरन और पुरतशद्दुद तरीके से तलब किए गए मीथक रॉकेट्सों में से एक पर हमला कर दिया। उनकी जंगी ताकत के दरमियान बड़े फर्क के साथ मीथक राकुशस सैफ अली के सामने बिल्कुल बेबस था और तलवारबाज का हर हमला राकुशस की एचपी के एक वाज़ेह हिस्से को मिटा देता था। चंद सेकंड के बाद मीथक राकुशस की एचपी 20% तक गिर गई। इस रफ्तार से सैफ अली उसे 1 मिनट से भी कम वक्त में खत्म कर देगा। जीरो विंग का उरूज अब यकीनी है। अल्यूजरी वर्ड्स ने एक महफूज फासले से मीथक राकुशस की एचपी को तेजी से कम होते देखकर अफसोस से आह भरी। 15 मीथक जंगजू, ऐसी ताकत का सामना करना किसी भी सुपर पावर के लिए तबाही होगा, फिर भी वो सैफ अली के लिए खतरा भी नहीं बन सकते थे। अब यह वाज़ेह था कि किसी भी सुपर पावर के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करना नामुमकिन था। शहर के अपने कंट्रोल में होने के साथ जीरो विंग को अपनी तरक्की के लिए वसाइला फंड्स हासिल करने में कोई मसला नहीं होगा। अगर क्रिम्सन एम्परर इतना लालची ना होता और मुअल्लिफनस की मौत से पहले जीरो विंग के साथ बातचीत कर लेता तो शायद वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के हिस्स हासिल ना कर पाता, लेकिन वो शहर के अंदर कुछ रियायतें और दुकानें जरूर हासिल कर सकता था। बदकिस्मती से गिल्ड को खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसके बरक्स जिन ताकतों ने जीरो विंग के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए थे वो वाकई खुशकिस्मत थीं, खास तौर पर उन लीडिंग सिविल। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की मदद से इन लीडिंग सिविल मुस्तकबिल में डार्क नाइट एम्पायर में स्टारलिंक के बराबर खड़ा हो सकता था। पीछे हटो सब लोग, फौरन पीछे हट जाओ। मीथक रॉकेट्सों में से एक के मौत के इतने करीब होने पर सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने उजलत में पीछे हटने का हुक्म दिया। अगर उनके मीथक जंगजुओं का भी इस खौफनाक तलवारबाज के सामने कोई इम्कान नहीं था तो उनके खिलाड़ियों का हाल भी इससे बेहतर नहीं होगा। सैफ अली अब भी 15 मीथक जंगजुओं के साथ मसरूफ था। अगर वो उन हस्तियों के मरने तक इंतजार करते तो वो फरार होने का मौका खो देते। जैसे ही आला ओहदेदारों ने हुक्म जारी किया, 50,000 माहिरीन की फौज फैल गई और उंडेड फॉरेस्ट के रास्ते की तरफ भागी। वो बिलाखिर पीछे हट रहे हैं। युआन ट्रे ने हमला आवर खिलाड़ियों को भागते देखकर सुकून का सांस लिया। अगरचे वो समझ गया था कि उन सुपर पावर्स ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने की कोई भी उम्मीद इस वक्त खो दी थी जब सैफ अली ने अकेले 15 मीथक जंगजुओं को दबाने की सलाहियत साबित कर दी थी, लेकिन वो 50,000 आला माहिरीन को अपनी जान बचाकर भागते देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से बच निकलोगे। भागते हुए खिलाड़ियों को देखकर सैफ अली ने फरार होने वाली फौज पर धावा बोलने से पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद मीथक जंगजुओं को एक जोरदार ज़रब से दूर फेंक दिया। मीथक जंगजू ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफाई जादुई दायरों को तबाह करने के लिए काफी वक्त दरकार होगा।
मजीद बरा, इन मीथक जंगजुओं को काबिले इस्तेमाल अशिया के साथ तलब किया गया था। वो वैसे भी ज़ाय हो चुके थे, यहां तक कि अगर वो उन्हें मार भी देता तो हमला आवर सुपर पावर्स को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता जितना उन्हें पहले ही हो चुका था। मजीद बरा, ये मीथक हस्तियां मरने पर कोई भी शय नहीं गिराएंगी, लेकिन खिलाड़ियों की फौज एक मुख्तलिफ कहानी थी। अपनी सुपर पावर्स के अंदर भी ये खिलाड़ी माहिरीन के भी माहिर थे। अगर ये माहिरीन मर गए तो गुस्ताख सुपर पावर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स पहले ही एक बार स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करने के लिए इकट्ठी हो चुकी थी, इसलिए इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। फितरी तौर पर इसे उन्हें एक दर्दनाक सबक सिखाने की जरूरत थी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो मुस्तकबिल में कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। ब्लैक फुलियम, क्या तुम वाकई हमारा दुश्मन बनना चाहते हो? सुपर पावर्स के आला ओहदेदार सैफ अली को अपनी तरफ लपकते देखकर घबरा गए। उन्होंने एक के बाद दीगरे अपने पते जाहिर करना शुरू कर दिए और सैफ अली की रफ्तार कम करने के लिए दबाव और दिफाई जादुई दायरों को फाल कर दिया। कुछ ने तो आने वाले तलवारबाज के खिलाफ फौर के जारहाना जादुई स्क्रूलिस का भी इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? सैफ अली ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया और रुकने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। चाहे वो जादुई दायरे हों या टरफौर के जारहाना जादू, सभी सैफ अली के खिलाफ बेकार थे। मौजूदा खिलाड़ी महज एक टरफौर अपर रैंक हस्ती का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। सैफ अली ने अपनी तलवारें लहराईं और चंद ज़रबों से जादुई दायरों और आने वाले जादू का मुकाबला किया। फिर वो फरार होने वाले खिलाड़ियों के हुजूम की तरफ बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स का बेरहमी से कत्ल आम किया। अपने उरूज पर भी ये माहिर खिलाड़ी सैफ अली का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन डार्क टावर के दबाव में वो बिल्कुल बेबस थे। पागल, वो पागल कैसे है? वो तो अमली तौर पर शैतान का रूप है। वो यकीनन इस पर पछताएगा। सुपर पावर्स के माहिरीन सैफ अली को अपने इत्तेहादियों को ज़बह करते देखकर खौफजदा हो गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस खिलाड़ी ने वाकई एक ही वक्त में इतनी सारी सुपर पावर्स पर हमला करने की हिम्मत की थी। यहां तक कि सीक्रेट पवेलियन भी इतना निडर नहीं होगा। दूसरी तरफ स्टोन फॉरेस्ट सिटी में जीरो विंग के अराकीन ने अपने जोश और खुशी को उरूज पर पहुंचते हुए महसूस किया। अपने गिल्ड लीडर के लिए अकीदत ने उन्हें मगलूब कर दिया और जीरो विंग के अराकीन के तौर पर उनका फख्र नई बुलंदियों को छूने लगा। गिल्ड लीडर जिंदाबाद, हमारा गिल्ड लीडर नाकाबिले शिकस्त है। एक आदमी ने 15 मीथक जंगजुओं को दबा दिया। एक आदमी ने 50,000 माहिरीन को अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। गॉड्स डोमेन में और कौन ऐसा शानदार कारनामा अंजाम दे सकता है? चैप्टर 2165 लहर बदलती है। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। दुकानदारों की आवाजों ने कारोबारी जिला को भर दिया। फरोख्त के लिए मौजूद अमली तौर पर हर शय शानदार मेयार की थी। बहुत से दुकानदार लेवल 60 से ज्यादा के फाइन गोल्ड हथियार और आलात, टू की स्कल बक्स और ताकतवर मास्टर पोशनस फरोख्त कर रहे थे। जो खिलाड़ी पहली बार शहर का दौरा कर रहे थे वो फरोख्त के लिए मौजूद उन तमाम कीमती अशिया को देखकर मशहूर हो गए। डार्क नाइट सिटी हैरत अंगेज है बड़े भाई ऐप। फरोख्त के लिए कितने सारे खजाने दस्तयाब हैं। बहुत से दुकानदार तो इंतहाई नायाब टू स्कल बक्स की वसी अकसाम भी फरोख्त कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत होंगे अगर हमें घोस्ट रॉक सिटी में इनमें से कोई किताब मिल जाए। फुल्लिशी लीफ नामी एक लेवल 55 की खातून एलिमेंटलिस्ट ने जादुई क्लासेस के लिए किताबें बेचने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स को देखते हुए अपनी हैरत और खुशी का इजहार किया। गॉड्स डोमेन में जादुई क्लासेस को कंट्रोल करना हंगामा खेज क्लासेस की निस्बत आसान था। वो जो जादू इस्तेमाल करते थे वो उनकी जंगी ताकत के एक बड़े हिस्से को मुतासिर करते थे। इसके मुकाबले में हंगामा खेज क्लासेस अपनी स्किल्स पर इतना इन्हिसार नहीं करती थीं। ये तो फितरी बात है। ये डार्क नाइट एम्पायर का शाही दारुल हुकूमत है और माहिरीन की एक बड़ी तादाद इस शहर का दौरा करती है। फितरी तौर पर इस शहर में हमारे शहर से ज्यादा वसाइल हैं। काफी कवायंस और मैजिक क्रिस्टल्स के साथ तुम लेवल 65 के डार्क गोल्ड हथियार और आलात भी खरीद सकती हो। डार्क नाइट सिटी और एक आम एनपीसी शहर के दरमियान कोई मवाजना ही नहीं है। चांदी की ढाल वाले लेवल 62 के मर्द गार्डियन नाइट स्वीपिंग ऐप ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ लेवल 65 के डार्क गोल्ड हथियार भी खरीद सकते हो, फुल्लिशी लीफ ने सदमे से बुड़बुड़ाते हुए कहा। अगरचे बहुत से खिलाड़ी पहले ही लेवल 60 को उबूर कर चुके थे,
लेकिन गार्ड्स डोमेन की सेटिंग्स की वजह से लेवल 50 के बाद राकेशों के ड्रॉप रेट्स नुमायां तौर पर कम थे। इसके नतीजे में लेवल 50 से ऊपर के हथियार और आलात इंतहाई नायाब थे, खास तौर पर सीक्रेट सिल्वर रैंक और इससे ऊपर के। अब इस तरह के आला मयार के आलात माहिर और अमीर खिलाड़ियों के लिए एक स्टेटस सिंबल थे। ज्यादातर आम खिलाड़ी लेवल 50 के बाद कांसी और पुरस्कार लोहे के आलात तक महदूद होंगे। मिसाल के तौर पर फुलिशी लीफ को ही ले लें। इसने अपने कम लेवल की वजह से सिर्फ लेवल 55 के सीक्रेट सिल्वर आलात का एक मुकम्मल सीट हासिल किया था और फिर भी पूरा सीट इकट्ठा करने में इसे बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी थी। वो लेवल 65 के डार्क गोल्ड हथियारों और आलात को इस्तेमाल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यकीनन, ताहम इन अशिया तक रसाई हासिल करने के लिए तुम्हें एक बड़े गिल्ड के साथ मजबूत ताल्लुक की जरूरत होगी, स्वीपिंग ऐप ने जवाब दिया। आखिर से उसने बात जारी रखी, हमारी ईगल आई अल्फाडुंचरर टीम डार्क नाइट सिटी में एक मशहूर अल्फाडुंचरर टीम है और हमारा कुछ फर्स्ट और सेकेंड रेट गिल्ड से ताल्लुक है। अब जब कि तुम हमारी अल्फाडुंचरर टीम की रुकन हो, लीफ, तो अगर तुम काफी कवायंस और मैजिक क्रिस्टल्स बचा लो तो तुम उनमें से एक या दो अशिया पर हाथ डाल सकती हो। मजीद बरा, तुम मैदानों में जिन भी गिल्ड के खिलाड़ियों से परेशान हो उन्हें बता सकती हो कि तुम ईगल आई से हो, और यहाँ तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड के खिलाड़ी भी एहतराम से पीछे हट जाएंगे। अचानक सड़क पर एक हंगामा बर्पा हो गया। सवार खिलाड़ियों के तेजी से गुजरने पर खिलाड़ी एक तरफ हट गए और एक कुशादा रास्ता खोल दिया। किसी ने भी इस गिरोह के रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। वो सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कोई शाही जुलूस देख रहे हों। इन लोगों की यहाँ अपनी सवारियों पर सवार होने की हिम्मत कैसे हुई? फुलिशी लीफ उन खिलाड़ियों को अपनी सवारियों पर सड़क पर तेजी से गुजरते देखकर हैरान रह गए। यहाँ आते हुए स्वीपिंग ऐप ने इसे मुसलसल याद दिलाया था कि खिलाड़ियों को डार्क नाइट सिटी में अपनी सवारियों का इस्तेमाल करने से मना किया गया है, और जैसा कि इसने कहा था, इसने अब तक शहर की दीवारों के अंदर एक भी सवार खिलाड़ी नहीं देखा था। ताहम अब इतना बड़ा गिरोह अपनी सवारियों पर कारोबारी जिला से गिरफ्ता हुआ गुजर रहा था। वो एक इस्तिस्ना है, स्वीपिंग ऐप ने कहा, और उसके अल्फाज में खौफ झलक रहा था जब उसने सवार गिरोह को सड़क पर आगे बढ़ते देखा। तुम? फुलिशी लीफ ने पूछा। वो स्टारलिंक के अराकीन हैं जो इस शहर के हाकिम हैं। यहाँ तक कि क्रिम्सन एम्परर और इन लीडिंग सिविल जैसे सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी स्टारलिंक का मुकाबला नहीं कर सकते, स्वीपिंग ऐप ने हैरत से कहा। अगरचे स्टारलिंक के अराकीन भी आमतौर पर शहर में पैदल चलते हैं। ये पहली बार है जब मैंने इतने लोगों को अपनी सवारियों पर देखा है। स्टारलिंक? क्या ये गिल्ड वाकई इतना ताकतवर है? फुलिशी लीफ स्टारलिंक के अराकीन की ओझल होती पेठों को घूरते हुए हसद की चुभन महसूस किए बगैर न रह सकी। डार्क नाइट सिटी में नए आने वाले दीगर खिलाड़ियों ने भी स्टारलिंक के अराकीन को गुजरते देखकर ऐसा ही महसूस किया। कुछ ने तो गिल्ड में शामिल होने के ख्याल से भी खेलना शुरू कर दिया। स्टारलिंक इतना ही ताकतवर है। ये गिल्ड डार्क नाइट सिटी में बादशाह है, स्वीपिंग ऐप ने तस्दीक की। ताहम एक निकाब पोश लेवल 65 के रेंजर ने स्वीपिंग ऐप का चमकता हुआ जोश देखकर गार्डियन नाइट को हिकारत भरी निगाह से देखा। बादशाह? शायद माजी में रहा हो, लेवल 65 के रेंजर ने हंसते हुए कहा। वो खिलाड़ी इतनी जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि जीरो विंग ने कामयाबी से स्टोन फॉरेस्ट सिटी का दिफा कर लिया है। एंशंट इंडेड कंट्री में स्टारलिंक की हैसियत को खतरा लाहिक हो गया है। मुझे शक है कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी को गैर जानिबदार नक्शे में सबसे मकबूल मकाम के तौर पर स्टारलिंक के किले की जगह लेने में ज्यादा वक्त लगेगा। स्टारलिंक की जगह लेगा? ये कैसे मुमकिन? स्वीपिंग ऐप ने फितरी तौर पर निकाब पोश रेंजर को झड़कने और उसकी जहालत पर इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब इसने रेंजर की चादर पर काले शेर का लोगो देखा तो उसने अपने जबड़े बंद कर लिए। इवल टाइगर अल्फाडुंचरर टीम? डार्क नाइट एम्पायर में अनगिनत अल्फाडुंचरर टीमें थीं जो पलक झपकते ही उभरती और गिरती थीं। ताहम इवल टाइगर अल्फाडुंचरर टीम गार्ड्स डोमेन के लॉन्च होने के बाद से डार्क नाइट एम्पायर में जिंदा बची हुई थी। ये सल्तनत की अवामी तौर पर तस्लीम शुदा तीसरे दर्जे की अल्फाडुंचरर टीम भी थी। यहाँ तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स भी इसके अराकीन के साथ एहतराम से पेश आते थे। इवल टाइगर अल्फाडुंचरर टीम ईगल आई अल्फाडुंचरर टीम से कई गन्ना ऊपर थी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह मुमकिन है या नहीं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि तुम तैयारी शुरू कर दो। डार्क नाइट एम्पायर में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, निकाब पोश रेंजर ने स्वीपिंग ऐप और फुलिशी लीफ पर नजर डालते हुए कहा।
वो इन दोनों से मुड़ा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। बड़े भाई ऐप, क्या वो सच कह रहा है? फुलिशी लीफ ने यह देखते हुए पूछा कि स्वीपिंग ऐप किस तरह नकाब पोश रेंजर को हैरत से देख रहा था। इवल टाइगर एक आला तरीन अल्फाडुंचरर टीम है। ऐसी अफवाहें हैं कि काफी सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने टीम को दोस्ती की पेशकश की है। इवल टाइगर के बहुत से अराकीन सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खिलाड़ियों से भी वाकिफ हैं, इसलिए इसका मालूमाती नेटवर्क हमारे नेटवर्क से कहीं बेहतर है। मुझे शक है कि वो सच कह रहा था, स्वीपिंग ऐप ने नकाब पोश रेंजर की जाती हुई शख्सियत को देखते हुए कहा। जीरो विंग, वो किस किस्म का गिल्ड है बड़े भाई ऐप? अगर यह वाकई स्टारलिंक को इतना डराने की सलाहियत रखता है तो क्या यह भी एक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड हो सकता है? फुलिशी लीफ ने तजस्सुस से पूछा। वो वर्चुअल गेमिंग की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ थी। उसने सिर्फ तजस्सुस की बना पर इस दुनिया में शमूलियत इख्तियार की थी क्योंकि गॉड्स डोमेन बहुत मकबूल हो गया था। जिस लम्हे इसने गॉड्स डोमेन में शमूलियत इख्तियार की, इसे एहसास हो गया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये गैर यकीनी तौर पर स्वीपिंग ऐप ने कहा, मुझे याद है कि जीरो विंग एक नया गिल्ड है जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। एक नया गिल्ड? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसमें शामिल होने का मौका है? फुलिशी लीफ ने पूछा। शायद। स्वीपिंग ऐप बेजबान होकर फुलिशी लीफ की तरफ मुड़ा। उसने फुलिशी लीफ को ईगल आई अल्फाडुंचरर टीम में भर्ती करने के लिए बहुत कोशिश की थी और अब वो जीरो विंग में शामिल होने में दिलचस्पी ले रही थी। जब डार्क नाइट सिटी के खिलाड़ियों ने पिछले हंगामे और ताज़ा तरीन खबरों पर बातचीत की तो सल्तनत में मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की रहाइशगाहों में मुकम्मल अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ अरसा कबल उन्हें मालूम हुआ था कि जीरो विंग ने मुख्तलिफ सपर पावर्स की मुश्तरका फौज को शिकस्त दे दी है, 10,000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ियों को हलाक कर दिया है और स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। चैप्टर 2166 जंग का इख्तिताम। स्टार मून किंगडम, स्टार मून सिटी। टेलीपोर्टेशन हॉल में एक के बाद एक टीम नमूदार हुई जो तमाम लेवल 65 से ऊपर के माहिरीन पर मुश्तमिल थीं। इन माहिरीन के पास मौजूद कमजोर तरीन साजो सामान भी लेवल 60 के सकर्ट सिल्वर दर्जे का था। ताहम ये खिलाड़ी स्टार मून सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में नहीं रुके बल्कि तेजी से दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़े और ममलुकत के दीगर शहरों में टेलीपोर्ट हो गए। बगौर मुशाहिदा करने पर कोई भी उन खिलाड़ियों को मुहिम जो टीम के अरकान के तौर पर पहचान सकता था। इनमें से बहुत से तो मशहूर मुहिम जो टीमों से भी ताल्लुक रखते थे। टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद दीगर खिलाड़ी हक्का बका रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि दीगर ममलुकतों और सल्तनतों से इतनी ज्यादा मुहिम जो टीमें स्टार मून किंगडम का दौरा क्यों कर रही है, जबकि स्टार मून सिटी के खिलाड़ी मुहिम जो टीम के खिलाड़ियों के इस अजीब और गरीब सैलाब के बारे में हैरान थे। एक लेवल 67 का आदमी टेलीपोर्टेशन हॉल के एक जदीद रेस्तोरां के सबसे ऊपरी मंजिल के VIP कमरे में बैठा था। खामोशी से उसने ये सब कुछ देखा जबकि इसकी नजरों में हसद और दुख था। अगर शहर के खिलाड़ी इस आदमी को देख लेते तो वो गालिबन हैरान रह जाते। वो कोई और नहीं बल्कि स्टार अलायंस का गिल्ड लीडर गैलेक्सी पास्ट था। उस वक्त तक स्टार अलायंस स्टार मून सिटी का बादशाह बन चुका था। टेलीपोर्टेशन हॉल में बेशुमार टीमों को आते और जाते देखकर गैलेक्सी पास्ट ने हसद से अफसोस करते हुए कहा, इस जंग के इख्तिताम के बाद गालिबन किसी के लिए भी स्टार मून किंगडम के अंदर जीरो विंग पर दबाव डालना नामुमकिन है। सैफ अली ने हाल ही में मुख्तलिफ सपर पावर्स की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी थी और उसकी फतेह की खबर अभी स्टार मून किंगडम के आम लोगों तक नहीं पहुंची थी। ताहम सीक्रेट पवेलियन के मातहत फर्स्ट रेट गिल्ड्स में से एक होने के नाते स्टार अलायंस ने जंग खत्म होते ही इसके नतीजे के बारे में सुन लिया था। उसे यकीनन इस नतीजे की तवक्को नहीं थी। उसने वाकई ये नहीं सोचा था कि जीरो विंग इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा होने के काबिल होगा। जीरो विंग का स्टोन फॉरेस्ट सिटी हीरे की कान के मुतरादिफ था। इस मुसीबत ज़दा गिल्ड को अब कभी फंड्स की जरूरत के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहर की आमदनी के साथ जीरो विंग आसानी से अपनी तरक्की की मौजूदा सतह को सहारा दे सकता था, जिसका मतलब यह था कि इसने स्टार मून किंगडम के अंदर अपनी वाहिद कमजोरी को दूर कर लिया था। अब से मुख्तलिफ सपर पावर्स को भी इस गिल्ड पर उसकी अपनी ममलुकत में दबाव डालना इंतहाई मुश्किल लगेगा। मजीद बरा ऐसा करने से उन्हें कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। इस मकाम पर इसके लिए ऐसी सपर पावर तलाश करना बहुत मुश्किल होगा जो ऐसा सौदा करने के लिए तैयार हो। स्टार अलायंस जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स ऐसी ताकत हासिल करने का ख्वाब देखते थे, लेकिन अब
एक नया गिल्ड जो सिर्फ गार्ड्स डोमेन के आगाज के बाद कायम हुआ था, इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे चुका था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जैसे ही स्टार लिंक ने स्टार मून किंगडम में गिल्ड की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की, जीरो विंग जवाबी हमला करेगा और कामयाबी से इतनी जबरदस्त ज़र्ब लगाएगा। कदीम इंडेड मुल्क में स्टार लिंक का कला बुनियादी तौर पर मफलूज हो चुका था। अगरचे ऐसा ही है, गिल्ड लीडर जीरो विंग को अब मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सच पूछें तो स्टार लिंक ने जीरो विंग को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी के रास्ते में आने से स्टार लिंक जीरो विंग को एक जानी दुश्मन के तौर पर देखेगा। मजीद बड़ा, जीरो विंग ने इस बार मुट्ठी भर से ज्यादा सुपर पावर्स को उकसाया है। मुझे शक है कि गिल्ड के लिए आगे बढ़ना तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित होगा, पर्पल जेड ने कहा। गैलेक्सी पास्ट ने पर्पल जेड की मंतिक को झुटलाने की कोशिश नहीं की। इसकी राय में स्टार लिंक की बदमाशी के खिलाफ जीरो विंग की जवाबी कार्रवाई शानदार तरीके से अंजाम दी गई थी। जीरो विंग के कार्रवाई करने से पहले ही दोनों गिल्ड्स तमाम दिखावे खत्म कर चुके थे। एक दूसरे के लिए उनकी नफरत में इजाफा चीजों को ज्यादा नहीं बदलेगा। ताहम यह हकीकत के जीरो विंग ने सुपर पावर्स की मुश्तरका अफवाज को ज़बह किया था, इसे नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आएगी। वो सुपर पावर स्टोन फॉरेस्ट सिटी और जीरो विंग के सामने बेबस हो सकती है, लेकिन इंडेड फॉरेस्ट बॉटमलेस अबियस का एक छोटा सा हिस्सा था। गार्ड मोड रीजनल डंजीवन के दीगर इलाके भी थे और उन इलाकों को दरियाफ्त करने के लिए खास तौर पर ताकतवर माहिरीन की जरूरत होगी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास जीरो विंग की निस्बत ज्यादा और मजबूत माहिरीन थे। एक बार जब जीरो विंग के अरकान जंगल से निकलेंगे तो वो अपने मुंतजर एक खौफनाक मौत पाएंगे। जबकि ममलकत की मुख्तलिफ ताकतें जीरो विंग की फतह पर तबादला ख्याल कर रही थीं, व्हाइट रिवर सिटी में गिल्ड की रहाइशगाह के दरवाजे पर मुहिम जो टीमों का हुजूम था। जीरो विंग के अरकान के लिए रहाइशगाह में दाखिल होना और निकलना ही एक जिदोजहद बन गया था। आबदा गाल, जो गिल्ड की भर्तियों की जिम्मेदार थी, दंग रह गई। उसने इससे पहले भी बहुत से माहिर खिलाड़ियों को रुकनियत के लिए दरखास्त देते देखा था, लेकिन इसने कभी इतने लोगों को एक साथ दरखास्त देते नहीं देखा था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा माहिर दरखास्त देहंदगान थे। मजीद बरा, इनमें से काफी माहिरीन हाफ स्टेप रिफाइनमेंट लिम में थे और कुछ तो रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन भी थे। गिल्ड ने इससे पहले ऐसी चीज का तजर्बा नहीं किया था। हाफ स्टेप रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन आमतौर पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स में बुनियादी टीम लीडर्स के तौर पर काम करते थे। ज्यादातर रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन को फौरी तौर पर तरक्की दे दी जाती थी और वो फर्स्ट रेट गिल्ड के अंदर आला ओहदेदार बन जाते थे। यहां तक कि आबदा गाल भी सिर्फ एक रिफाइनमेंट लिम की माहिर थी। ताहम ये जानने के बावजूद कि वो ज्यादा से ज्यादा एक इलियट मेंबर के तौर पर शुरुआत करेंगे, बहुत से रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन जीरो विंग में शामिल होने पर बजिद थे। अपने किस किस्म का जादू इस्तेमाल किया? गिल्ड लीडर आबदा गाल ने सैफ अली से राब्ता करने के बाद जोशो खरूश से पूछा। 300 से ज्यादा मशहूर और 20 आला मुहिम जो टीमों ने गिल्ड में शामिल होने के लिए दरखास्त दी है। एक मोहतात अंदाजे के बाद 200 से ज्यादा हाफ स्टेप रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन और 15 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन ने भी दरखास्त दी है। जीरो विंग के पास कल मिलाकर 15 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन भी नहीं थे। इसके बावजूद गिल्ड के पास अपने फर्स्ट रेट हरीफों से कहीं ज्यादा माहिरीन थे। उन 15 के करीब रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन को अपने अंदर शामिल करके जीरो विंग अपनी कल तादाद को दुगना कर सकता था। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो किसी भी आम फर्स्ट रेट गिल्ड के पास जीरो विंग के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। सिर्फ चंद आला दर्जे के फर्स्ट रेट गिल्ड्स ही इस गिल्ड का मुकाबला करने के काबिल होंगे। 200 से ज्यादा हाफ स्टेप और 15 रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन। ऐसा लगता है कि जंग का नतीजा काफी मौसर रहा है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस सूरत-ए-हाल से खास तौर पर हैरान नहीं था। इसकी ताज़ा तरीन जंग गैर मामूली अहमियत की हामिल थी। अगरचे सुपर पावर्स की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त देना वो फतह नहीं थी जिसने इन तमाम मुहिम जो टीमों को जीरो विंग की तरफ रागिब किया, बल्कि वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा बरकरार रखने में इसकी कामयाबी से मुतासिर हुए थे। जब तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी कायम था, जीरो विंग के पास वसाइल और सिक्कों की मुसलसल फराहमी रहेगी। उसने जीरो विंग को मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक बहुत सख्त हरीफ भी बना दिया। मजीद बरा, एक सुपर पावर बनने के लिए किसी को पैसे और वसाइल की बुनियाद की जरूरत होती थी। अब जबकि जीरो विंग के पास वो बुनियाद थी, तो मुस्तकबिल में इसका सुपर पावर बनना तकरीबन यकीनी था,
और गिल्ड पहले ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स का मुकाबला करने के काबिल साबित हो चुका था। इन फतूहात की खबर सुनने के बाद ये फितरी बात थी कि माहिरीन की एक बड़ी तादाद गिल्ड में शामिल होने और जीरो विंग की कामयाबी से फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ेगी। कुछ आला मुहिम जो टीमों ने इत्तेहाद की दरख्वास्त भी की है और बॉटम लेस अबियस में हमारे दुश्मनों से लड़ने का अहद किया है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आबदा गाल ने बात जारी रखी, ताहम वो उसके बदले में स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अलिफाडुंचरर रेजिडेंसेस चाहते हैं। आला मुहिम जो टीमों के पास बहुत से माहिरीन थे और कुछ की क़यादत तो रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन कर रहे थे। कुछ ऐसी भी थीं जिनसे सुपर पावर्स भी डरती थीं। दरी असना जीरो विंग ने इस बार काफी सुपर पावर्स को उकसाया था और उसकी वजह से रीजनल डंजीवन के अंदर उसे बहुत सी आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना मुकद्दर था। अगर गिल्ड को अकेले इन सुपर पावर्स का सामना करना पड़ा तो उसे बॉटम लेस अबियस के दीगर मकामात पर खुद को कायम करने में गालिबन जिदोजहद करनी पड़ेगी। ये इंडेड फॉरेस्ट में भी फंस सकता है जो डंजीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था और इसमें बहुत महदूद वसाइल थे। अगर वो मुफ्त में अलिफाडुंचरर रेजिडेंसेस चाहते हैं तो वो इसे भूल सकते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। यकीनन अगर वो अदायगी करने के लिए तैयार हैं तो ये एक अलग कहानी है। हर अलिफाडुंचरर रेजिडेंस की कीमत 50,000 गोल्ड उसके बराबर मालियत के मैजिक क्रिस्टल्स होगी। अलिफाडुंचरर रेजिडेंसेस गिल्ड्स की आर्जी रहाइश गाहों की तरह थीं। टीम के अरकान स्टोन फॉरेस्ट सिटी में आजादाना तौर पर टेलीपोर्ट करने के काबिल होंगे, लेकिन अलिफाडुंचरर रेजिडेंसेस एक खास किस्म की इमारत थीं जो सिर्फ गिल्ड सिटीज में तामीर की जा सकती थी। मजीद बरा हुक्मरान ताकत सिर्फ एक महदूद तादाद ही तामीर कर सकती थी। एक बेसिक सिटी एक वक्त में सिर्फ 10 अलिफाडुंचरर रेजिडेंसेस को सहारा दे सकता था। 50,000 गोल्ड सैफ अली की तरफ से मांगी गई रकम ने आबदा गाल को चौंका दिया। क्या आपको यकीन है कोई भी इतने गोल्ड के साथ शाही दारुल हुकूमत में जमीन का एक निस्बतन अच्छा प्लाट खरीद सकता था? गिल्ड सिटी में अलिफाडुंचरर रेजिडेंस के लिए इतना ज्यादा मुआवजा लेना मुज़हका खेज था। गालिबन कोई भी मुहिम जो टीम इस कीमत पर राजी नहीं होगी। ये दुरुस्त है 50,000 गोल्ड। अगर वो दिलचस्पी नहीं रखते तो हम इस मामले पर मजबूर नहीं करेंगे, सैफ अली ने मजबूती से ऐलान किया। मैं समझ गई, मैं उन्हें हमारी कीमत से आगाह कर दूंगी। ये जानते हुए कि सैफ अली ने अपना जहन बना लिया है, आबदा गाल सिर्फ सर हिलाकर इत्तेफाक कर सकी। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थी कि मुस्तकबिल में बैरूनी मदद हासिल करने के मजीद मौके जाहिर होंगे। काल मुनक़ते करने के बाद सैफ अली ने शहर के दरवाजे अवाम के लिए खोलने की गरज से स्टोन फॉरेस्ट सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन का रुख किया। चैप्टर 2167 स्टोन फॉरेस्ट सिटी का इफ्तिताह। जीरो विंग सिटी के बरक्स जो अपने क़याम के वक्त से ही एक शहर था, स्टोन फॉरेस्ट सिटी का सिटी लॉर्ड्स मैंशन कोई कला नहीं था। ये महज एक कुशादा इहाते के ऊपर एक घर था। इहाते के गिर्द पत्थर की मोटी दीवारें थीं और वाहिद रास्ता मजबूत लोहे के दरवाजों के जरिए था। 2 एनपीसी सिपाहियों की पार्टियां पहरा दे रही थीं। जब सैफ अली पहुंचा तो एनपीसीज ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए और एहतराम के साथ हवेली में इसका इस्तकबाल किया। यकीनी तौर पर यह सिटी लॉर्ड्स मैंशन कहीं ज्यादा महफूज है। दरवाजों के पार पानी की रुकावट को देखकर सैफ अली अपनी अफसोसनाक आह को न रोक सका। आइसोलेशन बैरियर, यहां तक कि जीरो विंग सिटी में भी यह मैकेनिज्म नहीं था। गार्ड्स डोमेन में गिल्ड टाउन और गिल्ड सिटी के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। हर एक पर कब्जा करने का तरीका भी मुख्तलिफ था। एक गिल्ड टाउन पर कब्जा करने के लिए किसी को महज हुक्मरान गिल्ड की रहाइशगाह से टाउन टोकन का दावा करने की जरूरत होती थी, लेकिन एक गिल्ड सिटी पर कब्जा करने के लिए खिलाड़ियों को सिटी लॉर्ड्स मैंशन को महफूज करने की जरूरत होती थी। अगरचे दोनों के दरमियान फर्क बज़ाहिर बड़ा न लगे, लेकिन यह जमीन और आसमान के फर्क जैसा था। इस फर्क की पहली वजह उनके जादुई दायरों में फर्क था। एक गिल्ड को अपनी रहाइशगाह के गिर्द दिफाई जादुई दायरा खुद कायम करना पड़ता था और एडवांस्ड फैसो मैजिक एरीज का हुसूल खास तौर पर मुश्किल था। ताहम एक सिटी लॉर्ड्स मैंशन अपने दिफाई जादुई दायरे से लैस होता था और ये इस जादुई रुकावट से भी ज्यादा मजबूत था जो शहर की हिफाजत करती थी। बस इसमें माना बहुत कम जखीरा होता था, इसलिए ये शहर के दिफाई जादुई दायरे जितना तवील अरसा नहीं चल सकता था। दूसरी वजह यह थी कि कोई भी गिल्ड रहाइशगाह, खा वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, शहर की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं कर सकती थी, लेकिन सिटी लॉर्ड्स मैंशन ऐसा कर सकता था।
सिटी लॉर्ड्स मैंशन शहर के दिल के तौर पर काम करता था। ये जितना मजबूत होता, शहर भी इतना ही मजबूत होता। ताहम सिटी लॉर्ड्स मैंशन को अपग्रेड करना आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा रकम और इंतहाई नायाब वसाइल की जरूरत थी। यही वजह थी कि गॉड्स डोमेन में गिल्ड सिटीज की तरक्की आमतौर पर काफी सुस्त थी। इसके मुकाबले में गिल्ड टाउन्स को सिर्फ मकबूलियत, पैसे और खिलाड़ियों की जरूरत थी। आमतौर पर वो गिल्ड सिटीज जो एडवांस टाउन्स से तरक्की पाकर बने थे, बराह रास्त तामीर किए गए गिल्ड सिटीज से कहीं ज्यादा मजबूत थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर के साथ तरक्की पाने वाला गिल्ड सिटी इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। सैफ अली के सामने मौजूद आइसोलेशन बैरियर उसका बेहतरीन सबूत था। माजी में शेडो के गिल्ड सिटीज ने सिर्फ इस वक्त आइसोलेशन बैरियर हासिल किया था जब वो इंटरमीडिएट सिटीज बन गए थे, फिर भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी ने बेसिक सिटी बनते ही इसे हासिल कर लिया था। दिफाई जादुई दायरों के बरक्स, आइसोलेशन बैरियर्स आने वाले हमलों को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो किसी भी तरह कम अहम नहीं थे। एक आइसोलेशन बैरियर उन देखे हमलों को रोकने और सिटी लॉर्ड्स मैंशन को बैरूनी दुनिया से अलग थलग करने की सलाहियत रखता था। अगर खिलाड़ी वाज़े इजाजत के बगैर हवेली में दाखिल होते तो वो इहाते की दीवारों के बाहर दूसरों से राब्ता करने के काबिल नहीं होते। इस सलाहियत ने माजी में गिल्ड्स को सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर इजलास मुनक़िद करने की इजाजत दी थी, बगैर इस परेशानी के मालूमात उनके दुश्मनों तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। अब चूंकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन में भी आइसोलेशन बैरियर मौजूद था, जीरो विंग इस जगह को खुफिया मामलात पर बातचीत के लिए इस्तेमाल कर सकता था। गिल्ड को उन बेशुमार एहतियाती तदाबीर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वो आमतौर पर किसी अहम ऑपरेशन की तैयारी के वक्त करता था, और वो इससे भी ज्यादा पुरखतर मंसूबों पर गौर करने का मुतहम्मिल हो सकता था। सैफ अली सिटी लॉर्ड्स मैंशन में दाखिल हुआ, जहां पौधों और खुले हुए फूलों से भरे एक बाग ने इसका इस्तकबाल किया। परिंदों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था। बाग का माहौल ऐसा था जैसे इस पर आसानी से कब्जा किया जा सकता हो, जो जीरो विंग सिटी के भारी कलाबंद सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बिल्कुल बरक्स था। लेकिन सैफ अली बेफिक्र रहा। तमाम बातों के बावजूद स्टोन फॉरेस्ट सिटी हाल ही में एक शहर बना था। इस सिटी लॉर्ड्स मैंशन को जीरो विंग सिटी के हम पल्ला बनाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा वक्त, पैसे और वसाइल की जरूरत होगी। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इसकी तरक्की के फौरन बाद स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन अभी तक गैर तरक्की याफ्ता और अपनी कमजोर तरीन हालत में था। एक बार जब जीरो विंग हवेली को मुकम्मल तौर पर तरक्की दे देगा तो टॉप 5 के खिलाड़ी भी इसमें दरअंदाजी नहीं कर सकेंगे। अगरचे इसने इस बार मुख्तलिफ सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी और स्टोन फॉरेस्ट सिटी का दिफा किया था, लेकिन मुस्तकबिल के हमलों को पस्पा करने की कोई जमानत नहीं थी। इसे जल्द अज जल्द शहर को अपग्रेड करने की जरूरत थी। इब्तिदाई तौर पर सीक्रेट पवेलियन ने मशवरा दिया था कि वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए खोलने से पहले 2 या 3 दिन इंतजार करें। उस वक्त तक शहर के ज्यादातर दिफाई निजाम फाल हो चुके होंगे। ताहम सीक्रेट पवेलियन इस बात से वाकिफ नहीं था कि सैफ अली इतना तवील इंतजार करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सिल्वर विंग टाउन, स्टोन फॉरेस्ट सिटी और जीरो विंग की तरक्की को सिक्कों और वसाइल की अशद जरूरत थी, लेकिन स्टार लिंक के साथ जारी जंग की वजह से जीरो विंग के पास दोनों की शदीद कमी थी। अगरचे सैफ अली ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स से काफी आला दर्जे के हथियार और साजो सामान हासिल कर लिए थे, लेकिन गिल्ड की जरूरत के मुकाबले में ये एक मामूली मिकदार थी और इन अशिया को बेचना महज हमाकत होगी। लिहाजा जीरो विंग के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इसे जल्द अज जल्द स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए खोलना पड़ा। सैफ अली जल्द ही इहाते के अंदर मौजूद 3 मंजिला घर में पहुंच गया। एक बूढ़ा बटलर जो सिटी लॉर्ड्स मैंशन का मैनेजर था, इसका इंतजार कर रहा था। अगरचे बूढ़ा आदमी सिर्फ लेवल 10 का था, लेकिन वो नाकाबिल तस्खीर था, कोई भी खिलाड़ी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सिटी लॉर्ड, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? बटलर ने मुस्कुराहट के साथ सैफ अली का इस्तकबाल करते हुए पूछा। मैं स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर लगी मेहर हटाना चाहता हूं, सैफ अली ने जवाब दिया। अपनी तरक्की के बाद स्टोन फॉरेस्ट सिटी को सेल कर दिया गया था। मालिक की इजाजत के बगैर खिलाड़ियों को शहर में दाखिल होने के लिए शहर के दिफाई जादुई दायरे और दीवारों को तबाह करना पड़ता। अगर वो ज़ारीन को रागिब करना चाहता था तो उसे महर हिटनी पड़ेगी। मैं इसे फौरन देखता हूं, लेकिन एक बार महर हिट जाने के बाद मेरे आका दाखिला फीस के तौर पर कितना मुआवजा लेना पसंद करेंगे? बटलर ने पूछा।
स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मौजूदा पैमाने के साथ अब के लिए दस्तयाब सबसे कम दाखिला फीस 40 कापर का वाइज है। सबसे कम 40 कापर है। सैफ अली हंसे बगैर ना रह सका और सबसे ज्यादा किया है। उसने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को बॉटम लेस अबियस में मुंतकिल करने के लिए बड़ी कोशिशें की थी। उसने इसे एक शहर में भी अपग्रेड कर दिया था। फितरी तौर पर वो सबसे कम दाखिला फीस वसूल नहीं कर सकता था। फिलहाल अब फी शख्स 3 सिल्वर तक वसूल कर सकते हैं। अगर आप दाखिला फीस में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो आपको पहले शहर को अपग्रेड करना होगा, बटलर ने वजाहत की। इस सूरत में इसे 3 सिल्वर पर मुकर्रर करें। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला किया। खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन में किसी शहर की दाखिला फीस अपनी मर्जी की किसी भी रकम पर मुकर्रर नहीं कर सकते थे। इसकी कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा हदें थीं और शहर का जुग्राफियाई माहौल और तरक्की उन हुदूद का तयन करती थी। जब जीरो विंग सिटी पहली बार कायम हुआ था तो कम अज कम हद सिर्फ 30 कापर थी, फिर भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी की हद 40 कापर थी। जीरो विंग सिटी में मजीद खिलाड़ियों को रागिब करने के लिए सैफ अली ने इब्तिदाई तौर पर दाखिला फीस को कम अज कम पर मुकर्रर किया था और जैसे जैसे मजीद खिलाड़ी आते गए इसे बतदरीज बढ़ाता गया। अब खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी में दाखिल होने के लिए 80 कापर अदा करने पड़ते थे। ताहम स्टोन फॉरेस्ट सिटी की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये बॉटम लेस अबियस की पहली जेर जमीन मंजिल पर वाक़ था और यह तकरीबन यकीनी था कि सिर्फ थोड़ी तादाद में खिलाड़ी ही इसका दौरा करेंगे। बदकिस्मती से इसका मतलब यह था कि वो दस्तयाब सबसे कम दाखिला फीस का इंतखाब नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो कोई पैसा नहीं कमा पाता। मजीद बरा स्टोन फॉरेस्ट सिटी गार्ड मोड रीजनल डंजीवन में वाहिद आरामगाह थी और जीरो विंग सिटी के बरक्स ये शहर उन खिलाड़ियों के लिए जरूरी था जो इस इलाके में ग्राइंड करना चाहते थे। समझ गया? मैं इसे फौरन करवा देता हूं, बटलर ने जाने से पहले तज़ीम दी। 5 मिनट से भी कम वक्त में एक रीजनल सिस्टम अनाउंसमेंट ने उनडेड फॉरेस्ट के तमाम खिलाड़ियों को मुतनब्बे कर दिया कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी बाज़ाब्ता तौर पर खिल गया है। चैप्टर 2168 सुपर पावर की तरह नहीं बल्कि इससे बरतर। एक बार जब स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर लगी महर हिट गई तो सैफ अली ने शहर के लिए तामीराती मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। अगरचे स्टोन फॉरेस्ट टाउन में पहले ही बहुत सी इमारतें मौजूद थीं, लेकिन अपनी तरक्की के बाद ये कई गुना बढ़ गया था। मिज्जता स्टोन फॉरेस्ट सिटी खाली नजर आता था और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लाख खिलाड़ियों को ही जगह दे सकता था। ये एक तरक्की याफ्ता शहर का मनफी पहलू था। दूसरी तरफ एक तामीर शुदा शहर में ये मसला नहीं था। अगरचे स्टोन फॉरेस्ट टाउन में आने वाले खिलाड़ियों को ठहराने के लिए जरूरत से ज्यादा इमारतें मौजूद थीं, लेकिन इसके ज़ायरीन सिर्फ माहिरीन तक महदूद नहीं रहेंगे क्योंकि मरकजी धारे के खिलाड़ी आला सतहों तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने साजो सामान को बेहतर बना लिया था। बिलाखिर आम खिलाड़ी भी बॉटम लेस अबियस की पहली मंजिल में आसानी के साथ ग्राइंड करने के काबिल हो जाएंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खिलाड़ियों के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी में रहने और आराम करने के लिए दरकार चीजें मौजूद हों, शहर की तमीरात की पेशगी मंसूबाबंदी करना जरूरी था। मुहतात मंसूबाबंदी न सिर्फ शहर की दुकानों और निजी रहाइश गाहों की कदर में इजाफा करेगी बल्कि ये शहर की तरक्की के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल थी। जबकि सैफ अली सिटी लॉर्ड्स मैंशन में शहर की तरतीब की मंसूबाबंदी कर रहा था, कदीम उनडेड फॉरेस्ट के करीब वाक़े ममलुकतों और सल्तनतों की ताकतों को स्टोन फॉरेस्ट सिटी के शानदार इफ्तिताह की खबर मिली। कुछ देर के लिए उन ताकतों में हंगामा बरपा हो गया। जीरो विंग वाकई इतना कीमती शहर आवाम के लिए खोल रहा है। क्या गिल्ड पागल हो गया है? कितनी सखावत है? हम एक गार्ड मोड रीजनल डंजीवन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जीरो विंग किसी को भी शहर में दाखिल होने दे रहा है। आखिर जीरो विंग क्या सोच रहा है? स्टोन फॉरेस्ट सिटी की जंग देखने वाली बहुत सी ताकतें जानती थीं कि यह शहर कितना अहम है। जो भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी का मालिक होगा, इसे बॉटम लेस अबियस को दरियाफ्त करते वक्त बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। ताहम जीरो विंग ने इतनी खुशी से इस फायदे को तर्क कर दिया और अवाम को इतने कीमती शहर तक रसाई दे दी, यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी जीरो विंग के फैसले से दंग रह गईं। वो जानते थे कि गिल्ड आज नहीं तो कल स्टोन फॉरेस्ट सिटी को अवाम के लिए खोल देगा। बॉटम लेस अबियस की पहली मंजिल तक पहुंचना खास तौर पर मुश्किल नहीं था और फर्स्ट रेट गिल्ड्स और आला मुहिम जो टीमों के माहिरीन भी मजीद 10 दिनों के बाद इस इलाके में ग्राइंड करने के लिए इतने मजबूत हो जाएंगे।
एक बार जब वो ऐसा कर लेंगे तो स्टोन फॉरेस्ट सिटी इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। यहां तक कि अगर जीरो विंग ऐसा करने से गुरेज करना भी चाहता तो उसे थोड़ा पैसा कमाने के लिए शहर को आवाम के लिए खोलना ही पड़ता। शहर की मुमकिना आमदनी गिल्ड के लिए इसके अरकान और इत्तेहादियों तक रसाई को महदूद करने से कहीं ज्यादा अहम होगी। ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इतनी जल्दी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दरवाजे खोल देगा। बुनियादी तौर पर अब ऐसा करना शहर की तरफ से फराहम किए जाने वाले किसी भी फायदे को ज़ाय करने के मुतरादिफ था। एक गॉड मोड रीजनल डंजीवन, ये हमारी मुहिम जो टीम को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है। जीरो विंग वाकई हैरत अंगेज है, ये इतना बड़ा फायदा छोड़ रहा है। सुपर पावर्स भी ऐसी कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं करेंगी। चूंकि अभी तक किसी ने बॉटमलेस अबियस को दरियाफ्त नहीं किया है, इसलिए अगर हम इसके कुछ खजानों पर अपना दावा कर सकें तो हम अपने गिल्ड की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्तलिफ ममलकतों और सल्तनतों की ताकतें स्टोन फॉरेस्ट सिटी के खिलने की खबर सुनते ही हरकत में आ गईं। इन सब ने शहर में माहिर टीमें रवाना कर दे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने गॉड्स डोमेन के ज्यादातर आला वसाइल वाले नक्शों पर कब्जा कर रखा था और बॉटमलेस अबियस के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए था। सुपर पावर्स के पास आम ताकतों की निस्बत अपने अरकान के लिए कहीं बेहतर हथियार और साजो सामान था, और जब तक आम ताकतें रीजनल डंजीवन को दरियाफ्त करने के काबिल होती, मुख्तलिफ सुपर पावर्स गालिबन डंजीवन को छान चुकी होती। ताहम अब जबकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी आवाम के लिए खुला था, आम ताकतें बॉटमलेस अबियस के वसाइल के मुकाबले में मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ इब्तिदाई लाइन का इश्तिराक कर सकती थी। अगरचे सुपर पावर्स को जंगी ताकत और साजो सामान के मेयार के लिहाज से अब भी बहुत बड़ा फायदा हासिल था, लेकिन ये वो मुनसिफाना तरीन शर्त थी जिसकी आम खिलाड़ी उम्मीद कर सकते थे। अगर ये आम ताकतें बॉटमलेस अबियस में खुशकिस्मत रहें तो वो अपनी तरक्की को एक नई सतह तक बुलंद करने के काबिल हो सकती है। रीजनल डंजीवन गार्ड्स डोमेन में मौजूदा फ्रंट लाइन थी, और ये कहने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर मिलने वाला माल गनीमत गेम के इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन चीजों में से होगा। इस खबर की वजह से व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह पहले से कहीं ज्यादा पुरहुजूम हो गई थी। खिलाड़ी रहाइशगाह के दरवाजे के बाहर बढ़ते हुए हुजूम में तकरीबन इतनी ही तेजी से शामिल हो रहे थे जितनी तेजी से सेकंड गुजर रहे थे। उन्होंने रहाइशगाह के अर्द गिर्द की कई गलियों को भर दिया, जिसने पहली बार शहर का दौरा करने वाले खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। दरी असना, इन लीडिंग हार्ट और मोलिंगशा, जो बिलाखिर रहाइशगाह में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, अंदर के मौजूदा माहौल को देखकर अपनी अफसोसनाक आह न दबा सके। अगरचे पनाह इत्तेहाद के खाहा ताकतें मुख्तलिफ सुपर पावर्स की रहाइशगाहों का भी दौरा करती थीं, लेकिन उनकी आमदोरफ्त जीरो विंग की रहाइशगाह में मौजूद नुमाइंदों की तादाद के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। वो अब तक 100 से ज्यादा नुमाइंदों को गिन चुके थे, जिनमें फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड्स के आला ओहदेदार भी शामिल थे। फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए गैर अहम हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ इस वक्त सच था जब उनमें से 2 या 3 गिल्ड्स इकट्ठे हों। अगर दर्जनों फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड्स इकट्ठे हो जाएं, तो एक सुपर गिल्ड भी उन्हें कमतर समझने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन लीडिंग हार्ट और मोलिंगशा को तो ऐसा भी लगा जैसे उनके मकामात उलट गए हों। ऐसा महसूस होता था जैसे जीरो विंग यहाँ की सुपर पावर हो और उन लीडिंग सिविल महज एक आम ताकत हो जो पनाह की तलाश में हो। रहाइशगाह में मौजूद तकरीबन हर फर्स्ट और सेकंड रेट गिल्ड के आला ओहदेदार ने ऐसा ही महसूस किया। इन सब ने यह फर्ज कर लिया था कि वो जीरो विंग के बराबर खड़े हैं, और ये कि गिल्ड अभी तक सुपर पावर नहीं बना, भले ही वो फर्स्ट रेट गिल्ड से ज्यादा मजबूत हो। लेकिन अब उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ये सोच कितनी बचकाना थी। अगरचे जीरो विंग के पास सुपर पावर की ताकत नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास एक ऐसी बुनियाद थी जिसका कोई सुपर पावर मुकाबला नहीं कर सकती थी। अपनी कम हैसियत के बावजूद ये दर हकीकत ज्यादा ताकतवर था। बॉटमलेस अबियस, स्टोन फॉरेस्ट सिटी लॉर्ड्स मैंशन में तकरीबन 2 घंटे काम करने के बाद सैफ अली को आबदागाल और शाइस्ता की काल मौसूल हुई। गिल्ड लीडर, मुमकिना ताउन पर बातचीत के लिए 100 से ज्यादा ताकतों ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हमारी रहाइशगाह का दौरा किया है। इनमें से 5 फर्स्ट रेट गिल्ड्स हैं और 17 सेकंड रेट गिल्ड्स हैं। क्या हमें उनकी पेशकशों से इत्तेफाक करना चाहिए? शाइस्ता ने पूछा। हम व्हाइट रिवर सिटी में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल देख रहे हैं, गिल्ड लीडर। हालांकि 2 सुपर पावर्स ने भी दौरा किया है। इनमें से एक इन लीडिंग सिविल है। दोनों सुपर पावर्स स्टोन फॉरेस्ट सिटी में गैरिजन के हुकूक की दरख्वास्त कर रही हैं,
और उन्होंने इसके बदले में काफी फवाइद की पेशकश की है। आबदा गाल ने अपने जोश पर काबू पाने में नाकाम रहते हुए कहा, अगर जीरो विंग ने इन गिल्ड्स की तरफ से पेश करदा फवाइद को कबूल कर लिया तो गिल्ड एक मियारी तब्दीली से गुजरेगा। अगरचे ये सुपर पावर की पहुंच का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ये इससे ज्यादा दौर भी नहीं था। इतनी ज्यादा ताकतों ने दौरा किया है। दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स की रिपोर्ट सुनकर सैफ अली भी थोड़ा हैरान हुआ। अगरचे इसने तस्लीम किया था कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुख्तलिफ ताकतों के लिए कितना पुरकशिश होगा, लेकिन इसे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा ताकतों को रागिब करेगा। हमें क्या करना चाहिए? गिल्ड लीडर आबदा गाल और शाइस्ता ने पूछा, और सैफ अली को घूरते हुए बेताबी से इसके जवाब का इंतजार करने लगे। शराकतदारी के लिए इतनी ज्यादा ताकतों ने गिल्ड से राब्ता किया था कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि अगर स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक बेसिक सिटी था, तब भी ये इतने ज्यादा गिल्ड्स को जगह नहीं दे सकता था। ये खुशकिस्मती होगी अगर शहर इस वक्त कल 5 गिल्ड्स को जगह दे सके। चूंकि इतनी ज्यादा ताकतों ने हमसे राब्ता किया है, इसलिए उन्हें वापस भेजना एक नुकसान होगा। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुख्तलिफ सुपर पावर्स का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इस सूरत में जीरो विंग अपना चैम्बर कायम करेगा। हम उसे कैंडल लाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहेंगे। अगर ये ताकतें शराकतदारी चाहती हैं, तो उन्हें पहले हमारे चैम्बर में शामिल होना पड़ेगा। फिर हम इस तरह ताउन करेंगे जैसे आमतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान करते हैं। जीरो विंग ने यकीनी तौर पर सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी रुकनियत से फायदा उठाया था, लेकिन एक बार पहले ही निकाले जाने के बाद सैफ अली जानता था कि जीरो विंग को अपने चैम्बर की जरूरत है। जीरो विंग इससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने की शराइत पूरी करने के काबिल नहीं था, लेकिन अब जबकि ऐसा करने की सलाहियत सामने आ गई थी, वो इस मौका को गंवा नहीं सकता था। अगर वो शहर में गैरिजन का मुतालबा करें तो क्या होगा? आबदा गाल पहले ही काफी बड़ी ताकतों के नुमाइंदों से बात कर चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि उनका मकसद अपने गिल्ड्स के लिए शहर में रहाइशगाह महफूज करना है। बदकिस्मती से महज कैंडल लाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने से वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जिस सूरत में ये ताकतें शामिल होने से इनकार कर सकती हैं। फिर हम सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मिसाल पर अमल करेंगे। वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी में गैरिजन का हक सिर्फ इसी सूरत में हासिल करेंगे जब वो एडवांस्ड मेंबर्स के तौर पर कैंडल लाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आम अरकान शहर की दाखिला फीस पर 20% रियायत से लुत्फ अंदोज होंगे। सैफ अली ने हंसते हुए कहा, वो जितना ज्यादा हिस्सा डालेंगे इतना ही ज्यादा हासिल करेंगे। मुझे यकीन है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। सैफ अली का फैसला सुनकर आबदा गाल और शाइस्ता की आंखें खुशी और एहसास से चमक उठीं। ये बिलाशुबा एक ठोस हल था। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो जीरो विंग के सील्स चैनल्स बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। आम सुपर पावर्स भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मुनाफा के बगैर भी गिल्ड कैंडल लाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आमदनी पर इन्हिसार करते हुए आसानी से तरक्की करने के काबिल हो जाएगा। चैप्टर 2169 गिल्ड्स का इस्तेमाल। सैफ अली के फैसले ने आबदा गाल और शाइस्ता को मुतासिर किया, जिससे बेशुमार ख्यालात ने जन्म लिया और उनके दिलों में बेचैन जोशो खरूश भर गया। गिल्ड लीडर, अगरचे मेरे ख्याल में गैरिजन सलार्स के लिए इन गिल्ड्स के दरमियान मुकाबले का फायदा उठाना एक अच्छा ख्याल है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ छोटे गिल्ड्स ये जानकर पूरी तरह हार मान लेंगे कि उनके जीतने का कोई इम्कान नहीं है। शराकतदारी की तजावीज के साथ हमसे राब्ता करने वाले ज्यादातर गिल्ड्स छोटे गिल्ड्स हैं, और अगरचे वो इनफरादी तौर पर ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उनकी मुश्तरका ताकत इन बड़े गिल्ड्स से भी ज्यादा है जो इत्तिहाद में दिलचस्पी रखते हैं। आबदा गाल ने तेजी से सैफ अली की तजवीज में मौजूद मसले की निशानदेही करते हुए कहा, जब बात मैनेजमेंट और कारोबार की आती थी तो वो सैफ अली से कहीं ज्यादा होशियार थी। ये दुरुस्त है, ये छोटे गिल्ड्स अपने बड़े हम मंसूबों जैसी सोच नहीं रखते। वो अपनी मुस्तकबिल की तरक्की पर गौर नहीं कर रहे, बल्कि फौरी फवाइद को हर चीज पर तरजीह दे रहे हैं। शाइस्ता ने इत्तेफाक में सर हिलाते हुए कहा, अगर हम सिर्फ 20% रियायत की पेशकश करते हैं तो हमें उन्हें चैम्बर में लाना मुश्किल लग सकता है। शुरू करने के लिए छोटे गिल्ड्स के पास ज्यादा माहिरीन नहीं हैं, और वो बॉटमलेस अबियस को दरियाफ्त करने के लिए सिर्फ थोड़ी तादाद में खिलाड़ी भेजने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। कैंडल लाइट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने के फवाइद लागत से ज्यादा नहीं है। वो यकीनी तौर पर हमारी पेशकश को मुस्तरद कर देंगे। आबदा गाल और शाइस्ता की दलील ठोस थी। अगरचे सैफ अली ने कुछ देर पहले ही यह ख्याल पेश किया था
लेकिन दोनों ख्वातीन पहले ही इसके मंसूबे में खामियां निकाल चुकी थी। इसके दीगर मातहत जैसे कालू भाई और लियांग जंग इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब दोनों दुरुस्त कह रही हैं। शहर की दाखिला फीस पर रियायत गालिबन इन छोटे गिल्ड्स को कायल करने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन यह शहर दूसरों जैसा नहीं है। ये स्टोन फॉरेस्ट सिटी है। यहां तक कि अगर वो चाहे भी तो उन्हें इस पेशकश को ठुकराना मुश्किल लगेगा, सैफ अली ने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी वाइस गिल्ड लीडर्स की तजावीज सुनते हुए सैफ अली ने तस्लीम किया कि किस तरह इन दोनों ने माजी में अपने मुताल्लिका गिल्ड्स को साउडोस्पुर फर्स्टेट गिल्ड्स में तरक्की दी थी। मजबूत होने के लिए एक गिल्ड को सिर्फ ताकतवर माहिरीन से ज्यादा की जरूरत होती थी, इसे कारोबार की तेज समझ रखने वाले हुनरमंद मैनेजर्स की भी जरूरत। अगर सैफ अली ने इन फलसफों पर इन्हिसार न किया होता जो मौजूदा वक्त और गार्ड्स डोमेन के मुस्तकबिल के इल्म से बालातर थे, तो वो भी आबदागाल और शाइस्ता की कारोबारी समझ का मुकाबला न कर पाता। ये दोनों ख्वातीन ने अपने गिल्ड लीडर को शुकूक व शुबहात भरी नजरों से देखा। ये गिल्ड्स शिराकतदारी के मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। इस सूरत में हम उनके साथ स्टोन फॉरेस्ट सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में बैठेंगे, सैफ अली ने हंसते हुए ऐलान किया। ठीक है, फिर हम उन्हें अभी वहां ले चलते हैं। अगरचे ये ख्वातीन सैफ अली के फैसले पर उलझन का शिकार थी, लेकिन वो उसकी मखसूस हरकत से वाकिफ थीं। चूंकि इसने यह ख्याल पेश किया था, इसलिए इसने यकीनन कुछ अवामिल पर गौर किया होगा। मजीद बरां, स्टोन फॉरेस्ट सिटी जीरो विंग की तरक्की की किलीद था। गिल्ड के आला ओहदेदारों के तौर पर उन्हें शहर का दौरा करना था और इस बात की मुनासिब समझ हासिल करनी थी कि ये क्या पेशकश कर सकता है। सैफ अली के साथ अपनी काल मुनक़ते करने के बाद ख्वातीन ने मुख्तलिफ गिल्ड्स के नुमाइंदों से राब्ता किया और उन्हें मतला किया कि मुज़ाकरात स्टोन फॉरेस्ट सिटी में होंगे। जीरो विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो हमसे बराह रास्त बातचीत कर सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बहस के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी जाएं। क्या यह महज वक्त का जिया नहीं है? शानदार हल्के सुर्ख लिबास में मलबूस एक लेवल 68 की खातून इलेमिनेटलिस्ट ने दूर से आबदागाल को देखते हुए गुस्से से कहा। 200 से ज्यादा गिल्ड के नुमाइंदों ने कुशादा हाल पर कब्जा कर रखा था, लेकिन इन लीडिंग हार्ट और मोलिंगशा के अलावा उनमें से किसी ने भी इस गजबनाक औरत की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने सर झुका लिए और उसकी नजरों से बचने लगे, इसके गुस्से का निशाना बनने से डरते हुए। ये औरत 16th क्लाउड थी, जो हाल ही में तरक्की पाने वाली सुपर पावर शाइनिंग टाइगर की सेकंड वाइस गिल्ड लीडर थी। उसने अफुलियम इम्प्रेस का लक़ब भी हासिल किया था। वो कभी एक बेमिसाल ज़हीन खिलाड़ी थी, जिसकी परवरिश डर्नफेक्स पवेलियन की अनमोल शहजादी जैसे सपर गिल्ड ने की थी, लेकिन इसने अचानक सपर गिल्ड छोड़ दिया और शाइनिंग टाइगर में शामिल हो गई और नई सुपर पावर के लिए कई शानदार कारनामे अंजाम दिए। अगरचे शाइनिंग टाइगर स्टार लिंक जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन यह हाल ही में तरक्की पाने वाली सुपर पावर्स में सबसे ऊपर था। गिल्ड इस वक्त 4 ममलुकतों को कंट्रोल कर रहा था और उसने ग्लोरी एम्पायर में एक ठोस बुनियाद बना ली थी। ये इन लीडिंग सिविल से भी ज्यादा मजबूत था। हम यहाँ जीरो विंग के बारे में समझ बोझ हासिल करने और खुद देखने आए हैं कि क्या गिल्ड इतना ही मुतासिर कुन है जितना कि व्हाइट टाइगर डबजो दावा करता है, वाइस गिल्ड लीडर। तो बराकरम, अभी के लिए इसे बर्दाश्त करें। 16th क्लाउड के पास खड़े उधेड़ उमर आदमी, जो एक लेवल 68 का इसी सुन था, ने इसके बटलर की तरह काम करते हुए औरत को पुरसुकून करने की कोशिश की। ये वाज़ेह था कि वो इस औरत के तेज मिजाज का आदी था। इन लीडिंग हार्ट, जो इस फरमाबरदार इसी सुन के सामने बैठा था, इस आदमी के खिलाफ मोहतात रहा। इस उधेड़ उमर आदमी की कहानी 16th क्लाउड से भी ज्यादा बड़ी थी। इसका नाम सूरो फुल साइलेंस था और वो उन लीडिंग हार्ट से भी पहले शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका था। मजीद बरां, सूरो फुल साइलेंस एक हकीकी इफरीत था। ये आदमी हाई प्रोफाइल अहदाफ को खत्म करने में महारत रखता था। गार्ड्स डोमेन के आगाज के बाद से वो 6 से ज्यादा सुपर पावर के आला ओहदेदारों की मौत का जिम्मेदार था। इन हलाकतों ने सुपर पावर्स के कई मंसूबों को नाकाम बना दिया था। कितनी अजीब बात है। शाइनिंग टाइगर ने वाज़े तौर पर ग्लोरी एम्पायर में अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है, तो ये जीरो विंग के साथ शराकतदारी पर बात करने के लिए यहाँ क्यों है? इब्तिदाई तौर पर इन लीडिंग हार्ट जीरो विंग की रहाइशगाह में 16th क्लाउड और सूरो फुल साइलेंस को देखकर थोड़ा हैरान हुआ था। क्या जीरो विंग पहले ही खुफिया तौर पर शाइनिंग टाइगर के साथ इत्तेहाद कर चुका है? अगरचे शाइनिंग टाइगर हाल ही में एक सुपर पावर बना था
اور اس نے گارڈز ڈومین میں اپنی ترقی سٹار لنک کے مقابلے میں بہت دیر سے شروع کی تھی، لیکن اس کی ترقی سٹار لنک سے کسی بھی طرح سست نہیں تھی۔ شائننگ ٹائیگر کو ایک بین الاقوامی کارپوریشن، ریڈینٹ کارپوریشن کی حمایت بھی حاصل تھی۔ بلیک واٹر کی طرح ریڈینٹ کارپوریشن بھی لڑائی اور سیکیورٹی کی صنعتوں میں مہارت رکھتی تھی، لہذا ریڈینٹ کے پاس ماہر کھلاڑیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسے اپنے حریفوں پر برتری حاصل تھی۔ اگر ریڈینٹ کارپوریشن نے گارڈز ڈومین میں شامل ہونے کے لیے اتنا طویل انتظار نہ کیا ہوتا تو شائننگ ٹائیگر اب تک سٹار لنک اور بلیک واٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھر چکا ہوتا۔ جبکہ ان لیڈنگ ہارٹ دوسرے گلڈ کی یہاں موجودگی کے بارے میں حیران تھا، 16th کلاؤڈ اپنی نشست پر واپس آ گئی اور مزید کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے، میں تو بس کہہ رہی تھی، 16th کلاؤڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی زیرو ونگ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں تھی، جس کا نہ تو کوئی پس منظر تھا اور نہ ہی کوئی حامی۔ چونکہ وہ اصل میں ایک سپر گلڈ کی رکن رہ چکی تھی، اس لیے وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ سپر پاورز کتنی طاقتور ہوتی ہیں۔ اگرچہ زیرو ونگ نے سپر پاورز کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر اپنا نام بنایا تھا، لیکن اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا۔ زیرو ونگ نے محض کسی خوش قسمت موقع پر انحصار کر کے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ایسے مواقع تصادفی طور پر ظاہر ہوتے تھے اور سب کے لیے دستیاب تھے۔ ورچوئل گیمنگ کی دنیا کی طویل تاریخ میں زیرو ونگ جیسے کئی گلڈز خوش قسمت مواقع کی وجہ سے بڑی بلندیوں تک پہنچے تھے، لیکن بہت کم ہی بلاخر سپر فرسٹڈ گلڈز سپر گلڈز بن پائے تھے۔ 16th کلاؤڈ کی رائے میں زیرو ونگ ایک لاٹری جیتنے والے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ امیر تاریخ رکھنے والے خاندانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وائٹ ٹائیگر ڈوجو نے ماہرین کی پرورش کرتے وقت زیرو ونگ کی حیرت انگیز مہارتوں کی شیخی نہ بگھاری ہوتی تو اس کا گلڈ اسے یہاں نہ بھیجتا، چاجائی کے زیرو ونگ سے شراکت داری کے لیے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرتا۔ 16th کلاؤڈ کے غصے کے ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد مختلف نمائندے پرسکون ہو گئے اور آبدا گال کے پیچھے وائٹ ریور سٹی کے ٹیلی پورٹیشن ہال کی طرف چل پڑے۔ اسی وقت شائستہ اپنے زائرین کو دور دراز بلیک ڈریگن ایمپائر سے شہر کی طرف لے گئی۔ اچانک کئی سو طاقتوں کے نمائندے ڈارک نائٹ سٹی میں جمع ہو گئے، جس سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جو پوری ڈارک نائٹ ایمپائر میں پھیل گیا۔ چیپٹر 2170 حد سے زیادہ حیرت انگیز، ڈارک نائٹ سٹی میں اتنے زیادہ گلڈز کیوں جمع ہوئے ہیں؟ وہ یقیناً اسی وجہ سے یہاں آئے ہوں گے جس وجہ سے وہ مہم جو ٹیمیں پہلے آئی تھیں، یعنی زیرو ونگ کے ساتھ اتحاد پر بات چیت کرنے کے لیے۔ زیرو ونگ واقعی متاثر کن ہے۔ اگر یہ اتنے زیادہ گلڈز کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے تو سٹار لنک بھی جلد بازی میں زیرو ونگ کو نشانہ بنانے کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ صرف یہی نہیں ہے، کیا آپ شائننگ ٹائیگر کا گلڈ ایمبلم پہنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ گلڈ حال ہی میں ایک سپر پاور بنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ سٹار لنک سے کسی بھی طرح کمزور نہیں ہے اور زوال پذیر ان لیڈنگ سول سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اگر زیرو ونگ شائننگ ٹائیگر کے ساتھ شراکت داری کر لیتا ہے تو سٹار لنک کو یہ گلڈ ایک بہت زیادہ مشکل ہدف لگے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور زیرو ونگ واقعی ڈارک نائٹ ایمپائر میں ترقی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم ایک بہت بڑی جنگ چھڑتی دیکھیں گے۔ سلطنت کی مختلف طاقتوں کے کھلاڑیوں نے آپس میں بات چیت کی جب انہوں نے ڈارک نائٹ سٹی کے ٹیلی پورٹیشن ہال میں 16th کلاؤڈ اور دیگر گلڈ کے نمائندوں کو دیکھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی ڈارک نائٹ ایمپائر کے ان گنت گلڈز کے درمیان جنگ کا تصور کر سکتے تھے۔ ان جیسے کھلاڑی اس نتیجے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تھے۔ ہیرو صرف اسی وقت ابھرتے تھے جب کوئی مصیبت ہوتی تھی۔ سٹار لنک کے کنٹرول میں ہونے کے دوران سلطنت میں کسی بھی کھلاڑی یا طاقت نے گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں کی اور زیادہ تر تنازعات چھوٹی جھڑپوں تک محدود تھے۔ سٹار لنک کسی بھی بڑی لڑائی کو کچلنے کے لیے کود پڑتا تھا اور اس کی وجہ سے ماہر کھلاڑیوں کو ڈارک نائٹ ایمپائر کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ یقیناً ہر کسی نے ممکنہ ہنگامہ آرائی سے زیادہ شائننگ ٹائیگر کی موجودگی پر توجہ دی۔ اگر شائننگ ٹائیگر اور زیرو ونگ اتحاد پر متفق ہو گئے تو زیرو ونگ کے پاس ڈارک نائٹ ایمپائر میں ترقی کرنے کا سرمایہ ہوگا۔ ڈارک نائٹ سٹی کے دیگر گلڈز کے ساتھ شراکت داری اس معاملے میں گلڈ کی زیادہ مدد نہیں کرے گی اور کسی نے سیکرٹ پویلین اون لیڈنگ سول کو خاطر میں لانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان لیڈنگ سول نے سلطنت میں مسلسل سٹار لنک کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے چاہے وہ زیرو ونگ کے ساتھ اتحاد کرے یا نہ کرے، اس کی صورتحال نہیں بدلے گی۔ مزید برآں ان لیڈنگ سول کا زوال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ایک مشہور ماورائی طاقت کے طور پر
सीक्रेट पवेलियन खुद को गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान कशमकश में शामिल नहीं करेगा। उसने अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार और मालियात पर मरकूज रखी थी। दाव पर लगे मुमकिना मुनाफा ही वो वाहिद वजह थी जिसकी बना पर सीक्रेट पवेलियन ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की जंग में जीरो विंग का साथ दिया था। ताहम शाइनिंग टाइगर की कहानी मुख्तलिफ थी। शाइनिंग टाइगर डार्क नाइट एम्पायर के लिए एक गैर मुल्की सुपर पावर थी और अगर उसे सल्तनत की कशमकश में घसीटा गया तो उसके नतीजे में ताकत की मुंतकिली नुमाया होगी। तो ये स्टार लिंक का मरकजी हेडक्वार्टर है। इन खिलाड़ियों का औसत मेयार काफी बुलंद है। वो तकरीबन गिलोरी एम्पायर के खिलाड़ियों के हम पल्ला हैं। अब मैं समझ गई हूं कि स्टार लिंक ने इतनी तेजी से कैसे तरक्की की है। 16th क्लाउड ने टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद खिलाड़ियों का मुख्तसर जायजा लेते हुए तबसरा किया। अगर जीरो विंग स्टार लिंक के साथ आखिरी हद तक लड़ने का इरादा रखता है तो हमें इत्तेहाद में अपनी दिलचस्पी का दोबारा जायजा लेना होगा। मजमूई तौर पर गिलोरी एम्पायर डार्क नाइट एम्पायर से ज्यादा मजबूत थी और अगरचे अव्वल अल जिक्र के करीब कोई गॉड मोड रीजनल डंजीवन नहीं था, लेकिन इसके पास काफी ईश्वरा मोड रीजनल डंजियोनस थे। ये डंजियोनस शाइनिंग टाइगर की जरूरियात के लिए काफी से ज्यादा थे। गिल्ड बॉटम लेस अबियस के वसाइल को महफूज करने के लिए किसी दबाव का शिकार नहीं था। अगर गिल्ड एल्डर्स ने बॉटम लेस अबियस में अपनी मामूली दिलचस्पी का इजहार न किया होता और व्हाइट टाइगर डवजो ने इतनी मजबूत सिफारिश न की होती तो शाइनिंग टाइगर को जीरो विंग में जरा भी दिलचस्पी न होती। बेशक ये खिलाड़ी यकीनन आला मेयार के हैं। स्टार लिंक के लिए नया खून हासिल करना काफी आसान होना चाहिए। इस शय पर उसके कब्जे समेत इसकी तरक्की की रफ्तार हैरान कुन होनी चाहिए, सूरो फुल साइलेंस ने इत्तेफाक में सर हिलाते हुए कहा। ताहम चूंकि हम यहाँ हैं, हमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी का दौरा करना चाहिए। सुपर पावर्स आमतौर पर एक दूसरे को उकसाने से गुरेज करती थीं। यहाँ तक कि अगर उन्हें ऐसा करना भी पड़ता तो वो कार्रवाई करने से पहले मुमकिना फवाइद और नुकसानात का जायजा लेती थीं। फितरी तौर पर शाइनिंग टाइगर सिर्फ एक खास ग्राइंडिंग सपाट के लिए स्टार लिंक को चैलेंज करने पर राजी नहीं होगा जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। यकीनन आखिरकार हमें गिल्ड एल्डर्स के लिए एक मुनासिब वजाहत की जरूरत होगी। 16th क्लाउड ने सर हिलाया। जैसे ही डार्क नाइट सिटी के खिलाड़ियों ने देखा, 16th क्लाउड और दीगर गिल्ड के नुमाइंदे कदीम उनडेड मुल्क के करीब तरीन एनपीसी टाउन में टेलीपोर्ट हो गए। आबदा गाल के पीछे चलते हुए इस ग्रुप ने एक के बाद एक गैर जानिबदार नक्शा उबूर किया। उनके मुहाफिज के तौर पर जीरो विंग की मैन फोर्स ने उनके रास्ते में आने वाले किसी भी इफरीत का सफाया किया। मैन फोर्स के अरकान की कारकर्दगी ने मुख्तलिफ नुमाइंदों को हैरान कर दिया। एक बार जब वो कदीम उनडेड मुल्क में दाखिल हो गए तो जीरो विंग की मैन फोर्स ने उनके सामने आने वाले लेवल 60 से ऊपर के ग्रेट लॉर्ड्स को इतनी आसानी से खत्म कर दिया जैसे वो सब्जियां काट रहे। आबदा गाल और शाइस्ता की कारकर्दगी खास तौर पर दिलकश थी। इनमें से हर एक खातून ने अकेले ही एक साथ कई लेवल 65 के ग्रेट लॉर्ड्स का मुकाबला किया और लड़ाइयों में अपना पल्ला भारी रखा। सिर्फ लेवल 65 के ग्रैंड लॉर्ड्स ही इतने मजबूत साबित हुए थे कि वो शाइस्ता को जिदोजहद करने पर मजबूर कर सकें। मुख्तलिफ गिल्ड के नुमाइंदे इन खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ देखकर बिल्कुल दंग रह गए। क्या शाइस्ता के बुनियादी औसाफ कुछ ज्यादा ही बुलंद नहीं है? यहाँ तक कि हमारे गिल्ड का चीफ बरसरिकर भी इतना मजबूत नहीं है। 16th क्लाउड ने इस खातून को अकेले ही एक लेवल 65 के ग्रैंड लॉर्ड को टैंक करते हुए देखकर तबसरा किया। अगरचे बरसरकरज अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, लेकिन यह पहली बार था जब 16th क्लाउड ने किसी ऐसे बरसरिकर को देखा था जो अकेले ग्रैंड लॉर्ड को टैंक कर सकता हो। इसके बुनियादी औसाफ उसकी वाहिद ताकतवर खूबी नहीं है। मुझे शक है कि मैं आमने सामने के मुकाबले में उसका हम पल्ला भी हो सकूंगा। सूरो फुल साइलेंस ने संजीदगी से कहा। क्या वो इतनी मजबूत है? 16th क्लाउड ने अपने साथी को शकूक व शुबहात भरी नजरों से देखा। दूसरे शायद ना जानते हों कि सूरो फुल साइलेंस कितना ताकतवर था, लेकिन वो इस उधेड़ उम्र आदमी की ताकत से बखूबी वाकिफ थी। अगरचे सूरो फुल साइलेंस एक इसीसुन था, लेकिन इसके पास एक पैक लीगेसी थी जो कि बिल्ड वॉरियर पोशीदा क्लास थी। इसकी ताकत इसी सतह के आम बरसरकरज से कम नहीं थी और उसकी चुस्ती आम इसीसंस के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। वो यकीनन पीवीपी में कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। सूरो फुल साइलेंस एक लाकानूनियत वाले मैदान जंग में इससे भी बड़ा खतरा था। सरकारी मुकाबलों के बरक्स डोमेन लिम के माहिरीन कवायद के बगैर मैदान जंग में अपनी पूरी सलाहियत का मुजाहरा कर सकते थे।
16th क्लाउड ने व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन एरिना में जीरो विंग की कारकर्दगी देखी थी, और अगरचे वो तस्लीम कर सकती थी कि शाइस्ता मजबूत थी, लेकिन वो एक सरकारी मुकाबला था। मैदान जंग में ये एक मुख्तलिफ कहानी होगी। काश में गलत होता, लेकिन वो वाकई इतनी ताकतवर है। सूरो फुल साइलेंस ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो दूसरों की जंगी ताकत के अपने अंदाजे पर बहुत पुरएतिमाद था। इस सलाहियत ने इसे एक के बाद एक सुपर पावर के माहिर को कत्ल करने के काबिल बनाया था। ताहम शाइस्ता उसे एक इंतहाई खतरा महसूस हुई। वो इस हकीकत का जिक्र करने में भी नाकाम रहा था कि वो अकेली नहीं थी जो ऐसा महसूस कर रही थी। जन्नत और वानिया जो शाइस्ता के पास खड़ी थीं, इतनी ही खतरनाक महसूस हो रही थीं, हालांकि वो अपनी वाइस गिल्ड लीडर जितनी मोहलिक नहीं लग रही थी। जबकि मुख्तलिफ गिल्ड के नुमाइंदों ने जीरो विंग की मैन फोर्स के बारे में बेहतर समझ हासिल की, ये ग्रुप स्टोन फॉरेस्ट सिटी पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने शहर की दहलीज पार की, वो उसकी माना की कसाफत देखकर हैरान रह गए। इस जगह पर इतनी घनी माना कैसे हो सकती है? 16th क्लाउड, जो एक इलेमिनेटलिस्ट थी, अपने इर्द गिर्द नाकाबिल यकीन हद तक घनी माना को महसूस करके हैरान रह गए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।